बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ये चीज़ याद रख लेना। 2019 से लेके यहाँ तक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आ जाओ पहला क्वेश्चन जो है, अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अब ध्यान से देखना। इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन 3 की पावर जो है 3 की पावर 219 है, ध्यान से समझना, और उसको 10 से विभाजित किया जाता है तो क्या शेषफल रहेगा। अब देखो एक अपन सीखे हैं, ठीक है, कि जब ये मान लो 3 की पावर 2019, ऐसे पहले एक क्वेश्चन आया था, अगर आप देखोगे पहले इकाई अंक पूछता था, इसका इकाई अंक क्या आता है, तो इकाई अंक अब कैसे निकालते थे, 2019 को पहले 4 से डिवाइडेड करते थे, तो 4 से डिवाइडेड करो, 4 पंजे 20, ठीक है, फिर कितना ये पूरा चला गया, तो ठीक है, फिर 0 आ जाएगा, 4 चौका 16, ठीक है, 16 3, तो ये मतलब इतनी बार तो डिवाइडेड हुआ और 3 रिमाइंडर रह गया। जो रिमाइंडर रहता था, ध्यान समझना, जो रिमाइंडर रहता है उसी को ही अपन घात बना लेते, तो 3 की पावर 3, ठीक है, तो ये इकाई अंक यहाँ से आता था, तो मान लो 3 की पावर 3 आया तो 27, तो इकाई अंक आ गया अपने को 7। जब ऐसे क्वेश्चन में इकाई अंक पूछे तब ऐसे निकालते थे, ठीक है। अभी अपने पास आ गया 27, ध्यान से समझना, अब अपने को 10 से डिवाइडेड करना है, ठीक है, ये मान लो जो स्टार्टिंग में जो संख्या आई यही आएगी, अब इसको अपन जो है डिवाइडेड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 7, तो आंसर आ गया 7। तो ये चीज़ याद रखना कि पहले इसमें इकाई अंक वाला कॉन्सेप्ट लगाना, उसके बाद में जो है ये कॉन्सेप्ट लगाना 10 से डिवाइड करने वाला, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना तभी आंसर आएगा, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है और आगे भी रिपीट हुआ है, ऐसा पहले भी आए हुए क्वेश्चन है ये, ठीक है, कल भी अपन किए थे। अब इधर आ जाओ, ये क्वेश्चन 7 से अंक भाज्य वाला, देखो यूपीएससी ने, मैं फिर बता रहा हूँ, विभाजित नियम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो सारे याद होने चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल क्वेश्चन आता ही है उस विभाजिता वाले नियम से, ठीक है। तो इसमें देखो डायरेक्ट कुछ नहीं करना, बच्चों की तरह 7 का पहाड़ा आना चाहिए बस। अब ध्यान से देखना कैसे, इसमें ऑप्शन मेथड ही यूज करना, क्योंकि 7 की विभाजित तक ऐसे कोई स्पेशल नियम होता नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें डायरेक्ट भाग देख के देखना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। और मैंने बस एक चीज़ याद रखना, जब भी ऑप्शन मेथड मैंने बोला था कि बी और सी में से सबसे पहले इन्हीं को यूज़ करना, तो देखो सबसे पहले अपन बी को लेके देख रहे हैं, तो पी का मान अपन क्या ले रहे हैं, पी का मान ले रहे हैं अपन 6, ध्यान समझना। और 7 से विभाज्य, 7 से भाज्य है, मतलब ये सारा को सारा जो है, जो अगर इसको 7 से डिवाइडेड करोगे तो सारा का सारा जो है 7 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, भाग दिया 7 पंजे 35, 2 बचा, 7 चौका 28, 1 बचा, 7 दूनी 14, 4 बचा, 7 पंजे 35, 35 6 बचा, 7 8 56, 56 और 6 बचा, 65, 65 7 नाम 63 2, अभी मैंने 6 लिया था तो 26 हो गया, ठीक है। 7 21, कितना बचा, 5 53, 7 7 49 4, 7 6 42, 4 7 7 49, आ गया आंसर। समझ में आया। अगर देखो ऐसे दिक्कत आ रही है तो ऐसे करके देख लेना, बच्चों की तरह कोई दिक्कत नहीं है। 3 7 9 8 1 2 5, पी की जगह वैल्यू पुट मेथड से ही करना पड़ेगा इसको। यहाँ पे रखे, मैंने बोला था बी और सी में से चूज़ करना सबसे पहले। 3 6 9, भाग करके देख लो, एक संख्या करके देख लो, अगर पूरा भाग जा रहा तो आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैं फिर बता रहा हूँ, ये हर कोई कर सकता है, इसको गलत करके मत आना इन क्वेश्चनों को, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उस टाइम एग्जाम में मैं इतना इसको लेके मैं बार बार इसको पढ़ा, अपन बहुत ईजी क्वेश्चन था, अपन तो अब मैं फिर बार बार देखो कैलेंडर का यूज़ पूछ रहा है हमेशा, तो थोड़ा बहुत कैलेंडर का आइडिया होना चाहिए, लीप ईयर ये सब सारी चीज़ें आइडिया होनी चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से समझना, देखो 1 जनवरी 2021 से वर्ष में एमवे दिन पेट्रोल का मूल्य इतना है, ठीक है, ध्यान से समझना। जहाँ एम का मान है 100, तो अपन 100वें दिन का अपन निकाल सकते हैं, ठीक है, एम बराबर 100 तो रखो इसमें, तो ये एमवे दिन का पेट्रोल का दाम निकल के आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से अप्लाई करोगे हो जाएगा। तो 100 का रखोगे 80 इंटू 0.1 इंटू 100, तो उसे गुणा करोगे तो ये 80 इंटू कितना आ जाएगा, ये प्लस है ना, प्लस है, ये प्लस है, 80 प्लस 10 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब 100 से गुणा करेंगे तो ये 1 दशमलव हट जाएगी, 0 हट जाएगा, तो 90 आ गया। तो ये अपने पास आ गया 100वें दिन में कितने पेट्रोल का दाम रहेगा। फिर उसके बाद में अचर रहता है, ये याद रखना, कांस्टेंट रहता है, यहाँ पे 100वें दिन के बाद में कांस्टेंट रहता है, तो यहाँ पे 90 रुपये इसका दाम रहता है, ठीक है। अब इसका ग्राफ बढ़ नहीं रहा। वहीं दूसरी ओर वर्ष 2021 के एनवें दिन डीजल का मूल्य जो है एन के किसी भी मान के लिए इतना है, ठीक है, एन के किसी भी मान के लिए वर्ष 2021 तिथियों पे इन दोनों ईंधनों का मूल्य एक समान होगा, ठीक है। 1 मिनट रुको,
ठीक है। अभी तो देखो, अभी बोल रहा है कि 2021 के एनुअल डीजल का मूल्य प्रति लीटर में है जो एन किस मान के लिए है, जो है वर्ष 2021 की स्थिति इन दोनों के ईंधनों का मूल्य एक समान हो। ध्यान से समझना। अब ये पूछ रहा है 69 प्लस 0.159 है, ये कब जाके 90 होगा। अब ध्यान से समझना, इसको बराबर कर दो, 90 का बराबर कर दो, इसको यहाँ पे रख लेते हैं। ध्यान देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो 69 प्लस 0.15 n बराबर, इसको 90 का बराबर कर दो। और अपने को ये n का वैल्यू पूछ रहा है कि n को किस दिन वो होगा। ठीक है, तो अपन यहाँ से n का वैल्यू निकालेंगे। पहले ध्यान देखना, 69 उधर गया, 90 में से 69 गया तो कितना बचा, 21 बचा। तो 0.15 n बराबर 21 आ गया। अब आगे देखो, ये दशमलव उठाने के लिए 2 जीरो आ जाएगा नीचे, ठीक है, और उधर गुणा हो जाएगा। तो ये देखो n बराबर 21 इंटू 100/15, ठीक है। अब काट लो, 5 दिया 15, 5 से काटोगे इसके 20 आ गया, 3 सत्ते 21, 7 दूना 140। अब ये 140वें दिन आ गया। अब देखो यूपीएससी ने क्वेश्चन ये नहीं पूछा, आपको कैलेंडर का यूज भी पूछ रहा है वो आपसे। अब आपको ये देखना कि 140वां दिन कब होगा। अब ध्यान से समझे, इधर जनवरी में कितने होते हैं, 31 डेज। फरवरी, अभी देखो लीप ईयर है या नहीं है, नहीं है, 2021 लीप ईयर, तो कितने दिन होंगे, 28 दिन ही होंगे। मार्च में कितने दिन होते हैं, 31। अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30। मई में, अब देखो मई तक पूछ रहा है अपने को ना, तो इसमें हमेशा ये किया करो, सबसे छोटा जोड़ लो। सबसे छोटा कितना, 18 है, जोड़ लो, फिर उसमें अपन जोड़ लेंगे आगे, क्या ही दिक्कत है। सबसे 18 जोड़ लो, 18 जोड़ लो। अब देखो कितना आ रहा जोड़ने पे, 8 1 9, 9 1 10, 10 1 18, ऐसी लगे 1 4 2 6 9, 9 3 12, 12 1 13, 138 आ रहा है। पर आना कितना चाहिए, 140, मतलब 2 दिन और जोड़ना पड़ेगा। तो 18 में 2 दिन और जोड़ोगे तो कितना आ गया, 20 मई आंसर। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में, देखो बस ये बासा पकड़ने का जो है, बासा पकड़ो, ये बस ये यहाँ अचर हो जाता है। तो 100वें दिन के बाद में उसका 100 रुपये मान रहे, मतलब 100वें दिन के बाद में इतना ही 90 रुपये रहेगा। तो स्वाभाविक सी बात है, ये भी तो बढ़ता जाएगा ना। तो ये 90 कब पहुँचेगा, तो दोनों जब उस दिन समान हो जाएंगे, तो कौन से दिन होगा, 140वें दिन जाके समान होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना, पर बहुत इजी क्वेश्चन है। जोड़ बाकी है इसमें, कुछ नहीं, थोड़ा बहुत कैलेंडर का एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, लीप ईयर, ये सब सारी चीज़ें, कौन से महीने में कितने दिन होते हैं, बस, और कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब इधर आ जाओ, ये वाला देखो, मैं कल भी एक क्वेश्चन मैंने बताया था आप लोगों को कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑप्शन मेथड से ही करने चाहिए, उसमें और कोई तरीका अपनाओगे तो बहुत कन्फ्यूज आ जाओगे। ठीक है, अब ये वाला जो तरीका है, इसमें ऑप्शन मेथड ही लगेगा, मतलब आपको ऑप्शन की सहायता से ही चेक करके देखना पड़ेगा, ये चीज़ याद रख लो। अब देखो, एक बस कंडीशन को पढ़ो और कंडीशन को अप्लाई कर दो ऑप्शन पे। एक हाई स्कूल के जीव विज्ञान की कक्षा ने पूर्वानुमान लगाया कि पशुओं की स्थानीय आबादी प्रत्येक 12 वर्ष में दुगनी हो जाती है। याद रखना, प्रत्येक 12 वर्ष में दुगनी हो जाती है। जैसे मान लो स्टार्टिंग के ईयर में ये थी, मान लो कि 10, तो 12वें साल में जाके हो जाती है कितना, 20, फिर उसके बाद में 24वें वर्ष में कितनी हो जाती है, 40, ऐसे दुगनी होती जाती है। किए गए आकलन के अनुसार वर्ष 2021 के आरंभ में पशुओं की आबादी 50 है। ध्यान समझ ले, तो यही वही है, यहाँ पे ले लिया 50, कब, 2021 में आबादी 50 होगी। यदि n वर्षों के 50 आबादी को p से निरूपित किया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण कक्षा द्वारा बनाए गए आबादी के मॉडल को निरूपित करता है। अब ध्यान से समझना, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब इतना पता है कि ये जो 12 साल में जो है, मतलब 2000 यहाँ पे जाके 33 में जाके 2033 में जाके ये 50 से 100 हो जाएगा। अब यही देखो कि कहाँ पे सब मान 100 आएगा, कब, जब n बराबर अपन 12 रखेंगे, इसमें रखो ऑप्शन में, इसमें रखोगे n बराबर 12, 50 इंटू 12, तो 12 पंजे 60, तो ये 12 प्लस 60 600, ये तो बहुत ज़्यादा वो आ गया। आना कितना चाहिए, ठीक है, 100 मान आना चाहिए। ये तो कितना आ गया, 612 आ गया, गया ऑप्शन। आगे देखो, इसको रखो, 12 इंटू 12 144, 144 में 50 जोड़ोगे तो 194 आ गया, तो ये भी गया। आना कितना चाहिए, 100 आना चाहिए। इसमें रखो, इसमें रखोगे तो ये तो 2 की पावर 144 बन गया, तो बहुत बड़ा मान हो जाएगा, काट दो, ये भी नहीं आएगा। आप देखो इसमें रखो, p बराबर 50, 2 इंटू एन की n बराबर 12 रखो, 12 अपन 12, 12 से 12 कट गया, 50 इंटू 2 बराबर 100, आंसर आ गया डी। इसका यही मेथड है, मैं फिर बार बता रहा हूँ, और कोई सी तरीके से मत करना इसको। कल भी मैंने एक क्वेश्चन बोला था, ये ऑप्शन मेथड से ही होगा, मैंने भी एग्जाम में ऐसे ही। दोबारा बताऊँ, ठीक है, तो देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। एक हाई स्कूल के जीव विज्ञान की कक्षा ने पूर्वानुमान लगाया कि पशुओं की स्थानीय आबादी
ठीक है, ध्यान से देखो इधर। एक हाई स्कूल की जीव विज्ञान की कक्षा ने पूर्वानुमान लगाया कि पशुओं की स्थानीय आबादी प्रत्येक 12 वर्ष में दुगनी हो जाएगी। मतलब वही कॉन्सेप्ट देखो, मान लो कि 2021 में जो है ये अगर मान लो 50 है, ये बोल भी रहा है क्वेश्चन में, तो 2033 मतलब 12 साल बाद में कितना हो जाना चाहिए, कितना हो जाना चाहिए, 100 होना जाना चाहिए बस। ठीक है, तो दिए गए आकलन के अनुसार वर्ष 2021 के आरंभ में पशुओं की आबादी कितनी थी, 50 थी। तो स्वाभाविक बात है n वर्षों के पश्चात मैंने मान लिया कि भाई 12 वर्ष बाद में कितनी हो जाएगी, दुगनी, 100। क्या आबादी को पीछे निरूपित किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण कक्षा द्वारा बनाए गए आबादी मॉडल को निरूपित करता है। तो बस मुझे ऐसा मान बता दो जो ये बता रहा हो कि 12 साल बाद में उसकी जो आयु है, मतलब पशुओं की जो संख्या है वो 100 हो जाए। आप देखो n बराबर यहाँ 12 रखोगे, 12 पंजे 60, ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, 600 प्लस 12 करोगे तो ये तो कितना बन गया, 612। अपन बनना कितना चाहिए था, 100, गया काम से। यहाँ पे रखोगे 12 × 12 144, 144 प्लस 50 जोड़ोगे तो 194, बनाना कितना चाहिए, 100, ये भी गलत हो गया। इसको देखो 50 × 2 की पावर 144, ये तो बहुत बड़ा मान चला जाएगा, 100 से तो बहुत ज़्यादा चला जाएगा। अब यहाँ देखो इसमें आ जाएगा अपना 100, p बराबर 50 2 की पावर n बटा 12, ठीक है। अभी देखो 50 2 की पावर n का मान कितना रखना है, 12 अपन 12 से 12 कट गया, ठीक है। 50 × 2 की पावर 1, अब देखो 50 × 2 ही हो जाएगा ये, तो 100 आ गया। तो और अपने को यही तो चाहिए था। अब चाहो तो तुम n की जगह कितना रख लो, बाहर 12 साल में दुगना हो रहा है। अब देखो ध्यान देखना, मान लो 2033 में इतना 100 हो गया, अब अगले 2000 मतलब 12 साल बाद में 2045 में ये मान हो जाएगा 200। अब देखते हैं इसी से 200 मान आ जाएगा, देखो आ जाएगा, देखना ध्यान से। 50 2 की पावर n बराबर रखो 24, क्योंकि 24 साल हो गए ना, 12, ठीक है, 12 दूना कट गया 2। अब 50 × 2 की पावर 2, 50 इंटू कितना, 2 की पावर कितना आ गया, 4, 50 को 4 से मल्टीप्लाई करो 200, देखो आ गया, 200 भी आ गया, आंसर आ गया। इसे मतलब ये समीकरण सही है। और इस क्वेश्चन को ऑप्शन मेथड से ही करना, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब आगे बढ़ो। अब देखो वही सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, ये चीज़ याद रखना, कोई अलग नहीं है। अब देखो वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन आ गया अपना अगला, वही जो अपन पिछले कितने सालों से करते आ रहे हैं। ध्यान से देखना, एक कक्षा में 60% विद्यार्थी भारत से हैं। ये क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले भी आया हुआ है, ठीक है। 60% भारत विद्यार्थी है और विद्यार्थियों का 50% लड़कियां हैं। यदि भारतीय, अब देखो इसको किस तरीके से करना है, ध्यान से देखना, इसको वो याद करो, नॉर्मल तरीके से करेंगे। एक कक्षा में 60% विद्यार्थी भारतीय है, देखो तो 100 में से 60% क्या है, इंडियन है, तो 40% क्या हो गए, ऑटोमेटिक फॉरेनर हो गए, ठीक है। अब आगे देखो क्या कंडीशन दिया है, और विद्यार्थियों का 50% लड़कियां हैं, तो 50% लड़कियां हैं, गर्ल्स है तो ऑटोमेटिक 50% क्या होंगे, बॉयज हो गए, ठीक है। अब आगे देखो, यदि भारतीय विद्यार्थियों को 30% लड़कियां हैं, ठीक है, ध्यान से समझना, इस 60 का जो है 30%, ठीक है, भारतीय विद्यार्थियों 60 का 30% अगर निकालो तो 60 का 30% निकालना पड़ेगा आपको, तो ये हो जाएगा 18। तो 18 जो है इंडियन महिलाएं हैं, 18 इंडियन महिलाएं, इंडियन वुमेन है, फीमेल मतलब गर्ल्स है, 18 इंडियन गर्ल्स है ये, ठीक है। अब ये ना परसेंटेज नहीं, मतलब अपने ये डाटा जो है परसेंटेज मत लो, क्योंकि अपने 100% माना तो ऑटोमेटिक 60 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, तो परसेंटेज लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये भी यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अपने 100 वैल्यू मान के कर रहे हैं ना, इसलिए। अब इतना पता गया 18 गर्ल्स, अब देखो ध्यान देखना, 18 गर्ल्स जो है इंडियन है, 18 गर्ल्स इंडियन है, तो ऑटोमेटिक कितनी बची, 32 जो गर्ल्स है वो कैसी होगी, फॉरेनर होगी, ठीक है। अब आगे देखो, तो ऑटोमेटिक देखो 40 ही है फॉरेनर, जिसमें से तो 32 लड़कियां है, ध्यान देखना, इसमें से 32 जो है लड़कियां है, गर्ल्स है, ऑटोमेटिक 8 कितने हो गए, बॉयज हो गए, ठीक है। अब आगे देखो, तो विदेशी विद्यार्थियों में कितने प्रतिशत लड़के हैं, अब ध्यान से देखना, कितने हैं, 8 है, 8 कितने का, 40 में से 8 लड़के बॉयज है, ठीक है, निकाल दो मान, 100%, 0 0, 4 दूना 8, 20% आ गया, खत्म आंसर। याद करो, इसी सेम टाइप का क्वेश्चन अपन ने पहले भी किया था, समझ में आया, अरे बोलो कुछ, आगे बढ़े, ठीक है। अब इसका एक बार है ना, अपन वेन डायग्राम में नहीं, ये वेन डायग्राम में नहीं बनेगा, फिर बनेगा टेबल वाले मेथड से, टेबल मेथड से बनेगा, वेन डायग्राम से नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें 2 चीज़ें दे दी है अपने को, विद्यार्थी भी दे दिए हैं और वो चीज़ भी दे दी है। तो टेबल मेथड चाहो तो अपन ने जैसे किया वैसा सही है, इसे करो,
ठीक है, चाहो तो टेबल भी बना सकते हो, टेबल काहे बनाए जब डायरेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब इधर देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब याद करो इसको, अपन वो जो नए मेथड उससे करेंगे, पहले उससे भी करवा दूंगा, दोनों मेथड से करवा दूंगा। एक नीचे दो कथन दिए गए जिसके उपरांत निष्कर्ष दिए गए हैं, आपको इस कथन को सही मानते हुए प्रश्नों का उत्तर देना, भले ये सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों की दृष्टि से संगत प्रतीत न हो। सभी निष्कर्षों को पढ़े तत्पश्चात निर्णय करें कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन के अनुसार तर्कसंगत है, भले वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों की दृष्टि संगत न हो। ठीक है, ध्यान से देखना। अब देखो, पहले अपन वो नॉर्मल मेथड से करते हैं, फिर मैं वो वाला मेथड भी सिखा दूंगा। देखो, कुछ रेडियो मोबाइल है, ध्यान से देखना, कुछ रेडियो मोबाइल है, कुछ रेडियो मोबाइल है। देखो ये कुछ रेडियो बन गया, तो ये दोनों वाला कॉन्सेप्ट आ गया। आगे देखो, सभी मोबाइल कंप्यूटर है, सभी जो मोबाइल है कंप्यूटर है, तो मैंने कंप्यूटर बना दिया। ठीक है, आगे देखो, और कुछ कंप्यूटर घड़ी है। अब ध्यान से देखो, यहाँ 3-4 केस बन जाएंगे। कुछ घड़ी कंप्यूटर में ये भी ले सकता हूँ, ठीक है, घड़ी, और मैं ये भी ले सकता हूँ। देखो ध्यान से देखना, पहला केस, दूसरा केस में मान लो इन दोनों को इंक्लूड कर लूँ। ठीक है, तीसरा केस देखो, मैं इनको ऐसे कर रहा हूँ, ध्यान देखना इधर, मतलब इसको, मतलब यहाँ चलो मैं ऐसे भी ले लूँ इसको। ठीक है, तो थर्ड केस बन जाएगा, ध्यान से समझना। अब आगे देखो, निष्कर्ष क्या क्या निकल सकता है, ध्यान से समझना। कुछ रेडियो निश्चित रूप से घड़ी है, कुछ रेडियो जो है, कुछ रेडियो निश्चित रूप से घड़ी है। ध्यान से देखना, ये घड़ी है, ये घड़ी है। ठीक है, अब देखो इस केस में है ना, इस केस में तो जरूर हो रहा है, इसमें हो रहा है पास, पर इसमें फेल हो रहा है, इसमें फेल हो रहा है। तो अपन जानते हैं जब भी एक भी केस में फेल हुआ तो वो गलत हो जाएगा। तो ये तो गया काम से, ये गया काम से, तो दो ऑप्शन ऑटोमेटिक गए काम से। आगे देखो, कुछ मोबाइल निश्चित रूप से घड़ी है, कुछ मोबाइल निश्चित, देखो ये इस वाले केस में फेल, इस वाले केस में पास, इस वाले केस में भी पास, परंतु एक में फेल हुआ तो फेल। दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत है, डी आंसर आ गया। समझ में आ गया? ठीक है, अब जो अपन जो वैल्यू मेथड है उससे सीखेंगे। अब ध्यान से देखना, वैल्यू मेथड सीखना पड़ेगा, क्योंकि उसको अप्लाई कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो इधर, इसमें मेन तो वो टेबल याद होनी चाहिए, वैल्यू मेथड में याद रखना, वो टेबल याद रहेगी और इसको अप्लाई करने का जो तरीका है वो याद। ठीक है, जब कुछ रेडियो मोबाइल, देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहले मान रखेंगे। तो सबसे पहले कुछ रेडियो मोबाइल है, तो कुछ वाले में अपन क्या लगाते हैं, 50-50, ये 50 है, ये 50 है। सभी मोबाइल कंप्यूटर है, सभी वाले में अपन लगाते हैं, ये 100 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। कुछ कंप्यूटर घड़ी है तो ये 50-50 हो जाएगा। अब यहाँ लिखो, अब निष्कर्ष में भी लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, इधर देखो, कुछ रेडियो निश्चित रूप से घड़ी है, कुछ रेडियो निश्चित रूप से घड़ी है, तो रेडियो 50 आ जाएगा, घड़ी भी 50 आ जाएगा। कुछ मोबाइल निश्चित रूप से घड़ी है, तो ये भी 50 आ जाएगा और ये भी 50 आ जाएगा। तो पहली बात तो ये करना है, सबसे पहले वैल्यू रख देना। फिर उसके बाद में पॉजिटिव स्टेटमेंट, देखो ये कौन सा है, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो यहाँ तक तो कोई गड़बड़ी है नहीं। अब बात आती है इसको अप्लाई करने। अब ध्यान देखना, वो देखेंगे अपन आय और खर्चा। आय तो जो है कथन को दिखाता है, और खर्चा जो है अपना दिखाता है निष्कर्ष को। ठीक है, अब ध्यान देखना, कुछ रेडियो मोबाइल, देखो पहले यहाँ जाओ, निष्कर्ष, कुछ रेडियो और निश्चित रूप से घड़ी है। अब रेडियो और घड़ी में अपने को संबंध चाहिए, तो देखो रेडियो यहाँ पे है और घड़ी यहाँ पे है। ध्यान समझना, पहली बात, इन दोनों का दोस्ती कौन करा रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे पहले तो रेडियो और उसके बीच में मोबाइल दोस्त है, फिर मोबाइल का दोस्त जो है ये कंप्यूटर है। तो जो मध्यस्थ मान है, यहाँ पे देखो मोबाइल है और यहाँ पे भी यहाँ पे जो कंप्यूटर है, मध्यस्थ मान का हमेशा मान 100 होना चाहिए, और जो 100 कहीं पे भी नहीं आ रहा है, तो ऑटोमेटिक पहला ऑप्शन गया काम से। देखो मध्यस्थ मान 50, जो मोबाइल है इसका 50 आ रहा है, यहाँ पे कंप्यूटर है इसका भी 50 ही आ रहा है, पर मध्यस्थ मान 100 होना ही चाहिए, तो नहीं आ रहा कहीं पे भी, तो गया पहला ऑप्शन। आगे देखो, कुछ मोबाइल निश्चित रूप से घड़ी है, मोबाइल और घड़ी के बीच में संबंध, देखो मोबाइल और घड़ी के बीच में संबंध यहाँ से आ रहा है। देखो तो इसमें कौन बीच में है, कंप्यूटर है, तो देखो कंप्यूटर का मान यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 50 है, मध्यस्थ मान का मान 100 होना चाहिए, यहाँ पे भी 100 नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन भी गया, दोनों का दोनों हट गया, आंसर डी आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, मैंने वो मेथड से बता दिया, दोनों मेथड से बता दिया हूँ, कोई से मेथड से कर लो। ठीक है, अब आगे बढ़ो, पर मैं फिर बता रहा हूँ बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं ये।
और यही रिपीट हुए हैं अभी आगे जाकर। अब देखो आगे, ऐसा कोई क्वेश्चन है जो अपन नहीं किए हैं पहले, वापस से देखो वही आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया, ध्यान से देखना। तो वही है, कोई जरूरत नहीं पढ़ने की, अब यहाँ पे आ जाओ डायरेक्ट। अब मैं पहले नॉर्मल मेथड से कराऊंगा, फिर वैल्यू मेथड से भी कराऊंगा, दोनों से कराऊंगा। देखो, कुछ बिल्लियाँ आलमारी है, कुछ बिल्लियाँ आलमारी है, तो ये कैट है, ये आलमारी मान लिया मैंने। और कुछ आलमारियाँ कुर्सी है, चेयर है, कुर्सी है, कुछ आलमारी कुर्सी है, ठीक है। और सभी कुर्सियाँ मेज़ है, सभी कुर्सियाँ जो है मेज़ है, सभी कुर्सियाँ मेज़ है, तो ये मैंने ले लिया मेज़ वाला, ठीक है। अब ध्यान देखना, यहाँ पे बहुत सारे केस बन सकते हैं, अपन पहले अपन इस केस में अप्लाई करके देखेंगे। कुछ आलमारियाँ निश्चित रूप से मेज़ है, हाँ देखो, क्योंकि जब ये सारा का सारा होगा तो ये तो होगा ही, सब एक सी बात है। तो पहला केस पास हो गया, ये पास है। आगे देखो, कुछ बिल्लियाँ कृषि है, कुछ बिल्लियाँ जो है कुर्सी नहीं भी हो सकती, हाँ ये बात सही है। अब देखो ध्यान से देखना, मैंने जब ये केस लिया ऐसे, ठीक है, मैं हो सकता है कि अगला मैं केस ले लूँ कि ऐसे करके, मान लो मैंने ऐसे करके बना लिया, तो इसमें कुछ हो जाएगी, परंतु जब इस केस में ले रहे हैं तो नहीं हो रही है, तो इसका मतलब कुछ नहीं भी हो सकती। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। पर अपन देखो यही कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए अपन वैल्यू मेथड से करेंगे, ध्यान से देखना। कुछ रहता है तब कितना कितना देते हैं वैल्यू, अपन 50-50 देते हैं, ठीक है। कुछ आलमारियाँ है तो इसका भी 50-50 आएगा, ठीक है। इसके देखो सभी कुर्सियाँ मेज है, तो ये 100 और 50 आएगा। फिर आगे देखो, कुछ आलमारी निश्चित रूप से मेज है, तो आलमारिया का 50, मेज का भी 50 आ जाएगा। कुछ बिल्लियाँ कृषि नहीं भी हो सकती, ठीक है, ध्यान से देखना, नहीं भी, कुछ बिल्लियाँ कृषि नहीं है, ठीक है। तो वही स्टेटमेंट है, तो नहीं वाले में क्या आता है 50, और ये कुर्सी को लिए 100 आ जाएगा। अब देखो ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। आगे देखो, ये इसका पॉजिटिव निष्कर्ष है, ये नेगेटिव निष्कर्ष है, कुछ बिल्लियाँ कृषि नहीं भी हो सकती है, ठीक है। अब देखते हैं पहली चीज़, कुछ बिल्लियाँ आलमारियाँ निश्चित रूप से मेज है। अब देखो, कुछ आलमारियाँ निश्चित रूप से मेज है। अब देखो मेज का कॉन्सेप्ट कहाँ पे आ रहा है, आलमारियाँ ये रही और मेज ये आ रहा, तो इनके बीच में दोस्ती कौन करा रहा है, कुर्सी करा रहा है। कुर्सी का मान, मध्यस्थ मान 100 होना चाहिए, देखो हाँ यहाँ पे 100 आ रहा, तो ये बात तो सही है। अब देखो ध्यान से देखना, जब मध्यस्थ मान का वैल्यू चेक कर लिया तो ये तो सही हो गया, पहला कंडीशन पास हो गया। अब देखो दूसरा क्या करना है, अपने को खर्च और वो देखना है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, आलमारियाँ यहाँ पे कितना है 50, यहाँ पे भी आलमारी 50 है, सही है, चलो ठीक है। और मेज है, मेज यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 50 है, एकदम सही है। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया, ठीक है। अब अगला देखो, कुछ बिल्लियाँ कुर्सी नहीं भी हो सकती है, तो बिल्लियाँ और कुर्सी की बात कर रहा है, कुर्सी की बात कर रहा है, तो बिल्लियाँ ये रही और कुर्सी यहाँ पे रही। अब देखो इन दोनों के बीच में आलमारी है, ठीक है, आलमारी, और यहाँ पे कौन सी है, सभी कुर्सियाँ मेज हैं। तो रुको 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 रुको, अभी इसमें दोनों में बिल्लियाँ, तो ये तो देखो 100% अपना निकल गया। अब आगे देखो, कुछ बिल्लियाँ आलमारी है और कुछ आलमारियाँ कुर्सी है, और सभी कुर्सियाँ मेज़ है। तो बिल्ली और कुर्सी में अपने को दोस्ती कौन करा रहा है, नहीं तो अलमारी करा रही है, क्योंकि अलमारी यहाँ तक पहुँची है, ठीक है, और यहाँ पे नहीं है। फिर तो इनके बीच में डायरेक्ट कोई संबंध निकल ही नहीं रहा ना, ठीक है। तो इसको अपन एक बार उस मेथड से करो, ठीक है। इस मेथड से तो यहाँ अटक गए, सर तो बोल रहे थे कि इसमें अटकोगे ही नहीं, ऐसे कैसे हो गया, रुक जाओ 1 मिनट। संभावना के लिए डायग्राम मेथड का प्रयोग करें, हाँ याद रखना, जब पॉसिबिलिटी दिया हो ना, पॉसिबिलिटी शक्ति है, याद रखना, वैल्यू मेथड यूज मत करना यहाँ पे, तो इसके लिए डायग्राम मेथड यूज करना। जब पॉसिबिलिटी दिया हो तो ये तभी अप्लाई नहीं होगा। तो देखो इसमें तो 100% कन्फर्म, तो इसमें हो गया, अभी संभावना दे दिया इसमें, तो संभावना वाले में नहीं होगा, तो ठीक है। तो अपन ये दूसरे स्टेटमेंट के लिए अपन डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। तो मैं बता भी दिया था, इसे डायग्राम दोबारा बना लेते हैं। कुछ बिल्लियाँ आलमारी है, कुछ बिल्लियाँ आलमारी है, ठीक है। याद रखो, देखो पहला ये बनेगा डायग्राम, दूसरा डायग्राम देखो ध्यान देखना, कुछ बिल्लियाँ आलमारी है, तो ये देखो कुछ बिल्लियाँ आलमारी है, आलमारी ये हो गया, और बिल्लियाँ ये हो गई, ठीक है। आगे देखो, कुछ आलमारियाँ कृषि है, कुछ आलमारियाँ जो है कृषि है, तो देखो यहाँ पे कुछ आलमारियाँ, देखो एक केस यहाँ बन जाएगा, कुर्सी है, एक केस बन जाएगा, ध्यान देखना, कुछ आलमारी कुर्सी है, तो मतलब मैं बड़ा वाला बना लूँगा, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो ये कुर्सी बना लिया मैंने, ठीक है। आगे देखो,
सभी कुर्सियाँ मेज है, सभी कुर्सियाँ मेज है, तो सभी कुर्सी यहाँ पर देखो एक और बड़ा गोला बन जाएगा, ठीक है, ये मेज आ गया, और यहाँ पे जो है ऐसे करके अपन बना लेंगे, तो ये हो गया मेज। अब ध्यान से देखो, कुछ आलमारी निश्चित रूप से मेज है, कुछ आलमारी निश्चित रूप से, देखो इस केस में भी आलमारी निश्चित रूप से मेज है, हाँ देखो इस केस में भी है और इस केस में भी है, तो दोनों केस में अप्लाई हो रहा है, तो ये सही है। कुछ बिल्लियाँ कुर्सी नहीं भी हो सकती, अब देखो ध्यान से देखना, कुछ बिल्लियाँ जो चेयर है नहीं हो सकती, देखो इस वाले केस में नहीं हो रही है, हाँ ये बता सही है। अब इस वाले केस में जो है चेयर हो रही है, तो ये तो बोला ये नहीं भी हो सकती, हाँ तो एक केस में पॉसिबिलिटी लग रहा है, तो सही बात है, तो दोनों के दोनों सही होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, दोनों स्टेटमेंट लगा के देखना है। जब शक्ति है तब वैल्यू मेथड यूज मत करना, ये चीज़ याद रख लो, शक्ति में नहीं लगेगा वो, संभावना पॉसिबिलिटी दिया रहेगा तो आपको डायग्राम ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अरे आगे बढ़े, बोलो जी सर। ये देखो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये डायरेक्ट, ठीक है। अब ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक बालक गेंद से खेल रहा है और वह गेंद को 5 मीटर की ऊंचाई से गिराता है, तो यहाँ से देखना, चाहो तो सबसे बढ़िया इसको है, उसको 1.5 मीटर को सबसे पहले सेंटीमीटर में चेंज कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, 100 से गुणा करोगे तो 27 कितना हो गया, 150 हो गया, 150 सेंटीमीटर, ध्यान से समझना, ये है 150 सेंटीमीटर। एकदम मैं नॉर्मल तरीके से भी करा रहा हूँ, चाहो तो ये उससे भी हो जाएगा, Tn बराबर a+n-1/d, इस फॉर्मूले से भी हो जाएगा, ठीक है। और Sn वाला भी तरीका चाहो तो वो वाला भी लगा सकते हैं, दोनों बहुत सारे तरीके हैं, पर छोड़ो अभी अपन इसको नॉर्मल तरीके से करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया अपन ने, जो 105 मीटर है उसको सेंटीमीटर में चेंज कर लिया, तो 150 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। एक से ऊंचाई से गिराता है, प्रत्येक बार जब भी गेंद जमीन से टकराती है, ठीक है, ध्यान समझना, यहाँ से मैंने यहाँ से गिराया, 150 मीटर की दूरी इसने तय की, टकराती है तो वह पूर्ववर्ती ऊंचाई की 4/5 तक उछलती है। अब देखो ये 4/5 ऊंचाई तक उछलेगी, तो 150 का 4/5 निकालो, कितने तक जाएगी, अब 120 तक जाएगी, ध्यान से समझना, 120 की ऊंचाई तक जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद में नीचे आएगी, ठीक है, अगली बार, फिर अगली बार 120 का 4/5, यदि पूर्ववर्ती ऊंचाई से 50 सेंटीमीटर कम हो तो गेंद नहीं उछलती है, तो ये चीज़, ये कंडीशन याद रखना, जब तक 50 सेंटीमीटर नहीं आएगा जब तक नहीं उछलेगी, ठीक है। अब आगे देखो, 5 दूना 10, 5 चौका 20, 24, 24 इंटू 4, 4 चौका 16, 4 2 8 9, 96, अब ये उछलेगी 96 तक, ठीक है। फिर नीचे आएगी, ध्यान समझना, फिर 96 का 4/5 निकालो, ठीक है, तो ये गया 5 एकम 5, ठीक है, 4 5 नाम 45, 19.2, ठीक है, 4 से गुणा करो 0.8, 4 नाम 36, 3 4 1 4 3 7, 76.8, अब ये जाएगी 76.8 तक। फिर वापस क्योंकि अपने 50 से नीचे बस वहाँ तक नहीं लेके जाना, 4/5 फिर करो, ठीक है, 5 से डिवाइडेड करो, 5 1 5, 2 बचा, 5 25, ठीक है, 1 बचा, 5 3 15, फिर कितना बचा, 3 5 6 30, फिर 4 से गुणा कर दो, ठीक है, तो 24 2 14 1 21 2 4 1 4 6 61, फिर एक बार जाएगी, ध्यान समझना। अब यहाँ गया, फिर ये गई, यहाँ तक कितने तक गई, 61.44, फिर नीचे आएगी। अब देखो 61.44 का 4/5 करो, 5 के भाग दो, 5 के 5, 5 दूना 10, ठीक है, कितना बचा, 5 दूना 10 ही आएगा, फिर 4 बच जाएगा, 5 8 40, ठीक है, फिर वो वापस से 8 बन जाएगा, ठीक है। अब इसको गुणा करो, चाहो तो इसको 9 बना लो, 4 नाम 36, 3 4 दूना 8, 8 3 11, सिलागी 1, 4 दूना 8 9, और ये 4, तो इसका मतलब ये आगे अब नहीं जाएगी, क्योंकि 50 सेंटीमीटर से कम गेंद नहीं उछलती है, तो गेंद की उछाल रुकने से पूर्व गेंद कितनी बार जमीन से टकराई, ध्यान से देखो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, ठीक है, और ये 5 बार, 5 बार आंसर आएगा इसका, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैन्युअली करना इस क्वेश्चन को, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। अब एक तरीका ये था कि, पर नहीं, मेरा माना ऐसा ही करो, रहने दो, वो वाला तरीका नहीं, मैन्युअली करो, इसमें मैन्युअली क्वेश्चनों का ना आंसर कभी कंफ्यूज नहीं हो, यही तरीका है इसका, ठीक है। तो याद रखना है, सबसे पहले 150 सेंटीमीटर, फिर ऐसे धीरे धीरे कम होता जाएगा, फिर ये गिरा, फिर ये गिरा, फिर ये गिरा, फिर ये गिरा, तो 1 2
3 4 5। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, समझ में आया ना? अरे बोलो, आगे बढ़े। बढ़िया सर, आ गया। ठीक है, अब देखो ये तो मैं जो नोट्स भेजा था उसमें डायरेक्ट है इसका आंसर जो है, ठीक है, डायरेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं वो नोट से बताऊंगा। एक दर्पण में अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजनों, ठीक है, ध्यान से देखना, बड़े अक्षरों की बात कर रहा पहली बात तो कि व्यंजनों, देखो दो चीज़ होती है, 26 में से स्वर होते हैं कितने? 5 5 होते हैं। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। आगे देखो, अभी कितने बचे? 21 व्यंजन होते हैं। ये जब तक नहीं पता होगा तब तो कर ही नहीं पाओगे। व्यंजनों प्रतिबंध का अवलोकन किया जाता है, उनमें से उन प्रतिबंधों की संख्या कितनी है जो अपने मूल आकृति के समान दिखाई नहीं देते हैं? स्वाभाविक सी बात है, जो समान दिखते हैं उनमें से घटा दो, 21 में से आंसर आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, मैं इस क्वेश्चन को ऐसे भी करवा देता हूँ। आपको मान लो एग्जाम में वो याद नहीं रहा जो मैंने नोट्स भेजा था, फिर भी कैसे करोगे? सबसे पहले देखो पूरा ABCD बनाओ, ध्यान समझना। ABCD EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब जो इसमें वॉल्स है उनको हटा दो, ए है हटा दो, ई है हटा दो, AEIOU, पहले तो ये हट गए। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब उनका, अब देखो किसी प्रतिबिंब के अवलोकन किया जाता है, इन प्रतिबिंबों की संख्या कितनी है जो अपने मूल आकृति समान दिखाई देती है। अब ध्यान से देखना, जब अपन मिरर रखेंगे, ठीक है, तो बी कैसा दिखाई देता है? उल्टा दिखाई देता है। अब अपने को पकड़ना है कि जो एकदम सेम दिखाई देते हैं। ठीक है, पहले उनको पकड़ लेंगे तो उसमें से घटा देंगे, 21 में से घटा देंगे तो आंसर फट से आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, अब मिरर का जो रिफ्लेक्शन होता है, जब देखो ध्यान से देखना, बी जो है, बी कैसे दिखाता है मिरर में? ऐसे। अगर है ना, एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, अगर ठीक है ऐसे नहीं याद हो तब इनको क्या करना, पेपर में ना बहुत ज़्यादा गादा गोत लेना है ऐसे करके, बहुत ज़्यादा। फिर इसका ना पीछे पन्ना पलट के देखोगे ना तो वो दिख जाता है कि उल्टा दिख रहा है, कैसे दिख रहा है। तो ये चीज़ याद रखना, उससे भी आंसर आ जाता है। अब देखो ये जो है ये एकदम उल्टा दिखाई देगा, ये भी उल्टा दिखाई देगा, ये भी उल्टा दिखाई देगा। ठीक है, ये भी उल्टा दिखाई देगा, ये भी उल्टा दिखाई देगा, ये सेम दिखाई देगा। एक पकड़ लिया अपन। अब आगे देखो, ये भी उल्टा दिखाई देगा, ये भी उल्टा दिखाई देगा, ये भी उल्टा दिखाई देगा, ये सेम दिखाई देगा। ठीक है, आगे भागो। एन जो है ये भी उल्टा दिखाई देगा। ठीक है, पी जो भी उल्टा दिखाई देगा, क्यू भी उल्टा दिखाई देगा, आर भी उल्टा दिखाई देगा, ये एस भी उल्टा दिखाई देगा, टी एकदम सेम दिखाई देगा। ठीक है, वी जो है एकदम सेम दिखाई देगा। ठीक है, डब्ल्यू है वो भी एकदम सेम दिखाई देगा, एक्स जो है वो भी सेम दिखाई देगा, वाई भी जो एकदम सेम दिखाई देगा, जेड है जो एकदम उल्टा दिखेगा। अब देखो कितने हैं टोटल? 21 थे व्यंजन, 21 थे। 21 में से घटा दो, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 21 में से 7 घटा दो, आंसर 14। कोई ज़रूरत नहीं टेबल याद करने की, कुछ भी नहीं, कॉमन सेंस से करोगे तब भी हो जाएगा। ठीक है, चाहो तो टेबल मैंने जो नोट भेजे वो याद कर लो, नहीं भी ऐसे भी बन रहा था डायरेक्ट। ठीक है, और ये पीछे आया हुआ क्वेश्चन है इनसे, अगर आप UPSC PYQ में जाके देखोगे। ठीक है, अब आ जाओ इधर। अभी देखो ये बच्चों जैसे क्वेश्चन है, ये गलत नहीं होनी चाहिए। और आपके मैं फिर बता रहा हूँ ये क्वेश्चन आएंगे आपके पास, डिस्टेंस वाले क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, एक बैंक कर्मचारी अपने घर से दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, बस यहाँ से गया 10 किलोमीटर चला। ठीक है, पहले एक बार यहाँ देख लिया करो पूछ क्या रहा है, उसके बैंक और उसके घर के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी। तो याद रखना यहाँ होम लिख लो, तो यही पूछ रहा अपने को। ठीक है, 10 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर वह अपनी बाई ओर मुड़ता है। मैंने कितने बोला, अपने आप को यहाँ रखो, तो ये इधर, आप इधर देख रहे हो, तो ये आपका क्या हो जाएगा? दाया, ये बाया। बाया मुड़कर आप कितने चलते हो? 20 किलोमीटर चलते हो। 20 किलोमीटर चले, वह पुनः अपनी बाई ओर मुड़ती है। ठीक है, अब ध्यान देख, ये यहाँ पे हो तो ये कितना, ये इधर राइट हो जाएगी, लेफ्ट हो जाएगा, और आपको बाई ओर मुड़ना हो, 40 किलोमीटर चलना है। ये चल गया अपन 40 किलोमीटर। फिर वह अपनी दाई ओर मुड़ती है। ठीक है, अब देखो यहाँ से ध्यान देखना, अपन ऐसे आगे जा रहे हो। ठीक है, और आपको दाई ओर मुड़ना है। ठीक है, दाई ओर मुड़ा, 5 किलोमीटर गाड़ी चलाना है। ठीक है, तो यहाँ से अपन दाई मुड़ेंगे तो ऐसे गए। ठीक है, 5 किलोमीटर, वह पुनः दाएं मुड़ती है और 30 किलोमीटर चलती है। अब देखो वापस से 30 किलोमीटर चलेगी तो सब ऐसी बात हो यहाँ आ जाएगी। ध्यान से समझना यहाँ पे, क्योंकि ये देखो ये नहीं रुक, कितने 30 किलोमीटर चलती है ना,
30 किलोमीटर चलती है तो वो यहाँ पे एकदम ये देखो, ये जो यहाँ तक की दूरी है ना, मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया 10 किलोमीटर को, तो ध्यान से देखो, मतलब इसके बराबर ही आ जाएगी ना, वो इसके बराबर ही आ जाएगी वो। ये 30 किलोमीटर हुआ, ठीक है, तो ये चीज़ रखना, ये 30 किलोमीटर है, समझना, ठीक है। ये 10 किलोमीटर ही बचेगा, जो बचेगा पार्ट। चला कर वो बैंक पहुँचती है, तो ये बैंक पहुँच गई। जहाँ वो कार्यरत है उसके बैंक और उसके घर के बीच की दूरी देखो 20, ठीक है, और ये कितनी है, यहाँ पे कितनी है 5, आंसर आ गया 25। समझ में आ गया? आ गया सर। ठीक है, आगे बढ़ो। अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैन्युअली करो, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। 700 से 1000 तक के पूर्णांक को सूचीबद्ध किया गया है, इनमें से कितने पूर्णांकों में अंकों का योगफल 10 है। अब देखो ध्यान से करना, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। 10 होने के लिए क्या चाहिए, ध्यान से समझना, ये वही बनाना पड़ेगा पैटर्न। क्या होना चाहिए, 9 + 1 होना चाहिए, एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरा 7 + 3 होना चाहिए, ठीक है। 8 + 2 होना चाहिए, ठीक है, मतलब ऐसे करके पॉसिबिलिटी बनेगी। पर अपने को इतना पता है, ध्यान से समझो, इधर 7 हमेशा रहेगा, 8 हमेशा रहेगा और 9 हमेशा रहेगा। ध्यान से, बहुत आराम से लॉजिकली करना, बहुत अच्छे से हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब सोचो 7 के साथ क्या प्रोबेबिलिटी बन रही है कि 3 आना चाहिए, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, 703, ठीक है। फिर आगे कब बन सकता है, 7 तो हमेशा रहेगा, तो मैं इस 3 का क्या क्या बन सकता है, 2 1 बन सकता है, हाँ बन सकता है। तो 7 1 12 हो गया, 7 1 21 हो गया, ठीक है। आगे कुछ इसका बन सकता है, आगे कुछ भी नहीं बन सकता, ठीक है, यही रहेगा। तो 3 अंक अब यहाँ से अपने को मिल गए। वही सेम चीज़ अब यहाँ पे लगा दो, 802 730 भी तो हो सकता है ना। हाँ सॉरी, हाँ इसका उल्टा भी लेंगे ना, हाँ इसका भी उल्टा लेना पड़ेगा ना, तो 730 भी हो जाएगा, ठीक है सही। अब देखो इधर 802 है तो 820 भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 811 भी होगा, अब ये देखो यही रहेगा, ठीक है, इसके अलावा और कोई बनेगा नहीं इसमें, ठीक है। अब ये देखो 900 के लिए 901 बना, 910 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कोई और पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, तो कितने हो गए, 4 + 3 + 2, 4 3 7 2 9, आ गया आंसर। हमेशा जब भी है ना यूज करूँ तो उसको जस्ट पलट उलट के भी देख लिया करो, ठीक है। अब देखो ये ऐसे ही करना है, इन क्वेश्चन को ऐसे ही करना पड़ेगा आपको। सबसे बेस्ट मेथड है ये, सोचो, ये दिमाग में लाओ। फिर अपने पास ये 3 है, अब ये कब कब 10 बन सकते हैं, 8 2 बन सकता है, 8 3 बन सकता है, ठीक है। अभी 3 को क्या क्या बना सकते हैं अपन, 2 1 बन सकता है, यहाँ पे ये तो 1 1 बन जाएगा, ठीक है, 1 कैसे बनेगा, 3 2 1 बन जाएगा, ठीक है। और तो ये 703 है, तो ये बस इसको जस्ट उल्टा भी कर लेना, तो जैसे 12 बना तो 12 को उल्टा 21 कर लिया, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ऐसे ही करना, फट से आंसर आएगा। और मैं फिर बता रहा हूँ, इसका यही तरीका है, कोई फॉर्मूला कुछ भी नहीं है इनका। अब देखो वापस से देखो, वही सेम क्वेश्चन, डिस्टेंस वाला, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखना। एक महिला उत्तर की ओर 12 किलोमीटर दौड़ती है, 12 किलोमीटर दौड़ा दो इसको उत्तर की ओर, फिर वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर, ठीक है, दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर, फिर वापस से वो सोचो यहाँ दौड़ी, दक्षिण की तरफ आएगी तो यहाँ पे आ जाएगी 6 किलोमीटर, तथा उसके पश्चात पूर्व की ओर 8 किलोमीटर दौड़ती है, फिर पूर्व की ओर 8 किलोमीटर दौड़ गई वो। अब ये डिस्टेंस 6 है, ठीक है। तो वह अपने प्रस्थान बिंदु से किस दिशा में, ध्यान से देखना, प्रस्थान बिंदु ये है, तो यहाँ से अपन बनाएंगे, मैंने बताया था ऐसे करके बना लो। तो इतना तो पता लग गया, ईस्ट नॉर्थ, और ये साउथ हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, तो इतना तो पता चल गया ये किधर है, अपना नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में है। तो ये तो गया आंसर ऑटोमेटिक, ये 2 ऑप्शन तो गए अपने पास, ठीक है। अब ध्यान से समझना, इसमें जो है एंगल वाला कॉन्सेप्ट घुसा दिया है। अब ध्यान से देखना, एक नॉर्मल से ध्यान से समझना, ये वाला जो है, अब ये यहाँ पे है ना, तो ये देखो इसको ऐसे बनाओ, ये कितना अच्छा है, ये 8 है। अब इसमें त्रिभुज की प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक, ध्यान से देखना, ये 90 डिग्री है, ये निकालो, एक बार करंट निकालो, इससे करंट निकालोगे आप तो कितना आएगा, देखो 64 36, ये कितना आ गया 10। ध्यान से समझना, ये कॉन्सेप्ट सीख लो, आगे गलती नहीं होगी। अब करंट का मान ये आ गया 10, अब ध्यान से समझना, अब मैं इसको इधर बना रहा हूँ, इधर, ठीक है, ये 8 है, ये 6 है, ये 10 है, ठीक है। अब देखो अपने को इतना पता है ये 90 डिग्री होता है, क्योंकि समझ में तो करंट जस्ट जिसके सामने ही होता है। अब ये जो दोनों एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल याद रखना, 45 जब होंगे, जब इसका मान 6 है तो यहाँ पे भी 6 हो जाता, तो ये दोनों एंगल जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। पर यहाँ पे देखो 8 है
और ये 6, जो इसके सामने वाली जो भुजा है, ध्यान समझना, ये जो एंगल रहेगा वो ज़्यादा रहेगा कंपेरिजन टू इसके। तो इसका मतलब है सब एक सी बात है, जब 6 होता तो दोनों 45 होता, तो ये वाले कोण का जो मान है वो 45 डिग्री से ज़्यादा है। तो जब इसका 45 डिग्री से ज़्यादा है तो इस कोण का मान ऑटोमेटिक 45 डिग्री से कम हो जाएगा, याद रखना। तो बस आंसर कहाँ पे है, 45 डिग्री से कम कोण, बी आंसर, ना कि ये। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहली बार यूपीएससी ने पूछा है एंगल पे आधारित, तो ये माइंड में याद रखना, ये चीज़ें, त्रिभुज की प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ो। अब देखो कोई पेपर वही लेवल का है जो अपन करते आए हैं, उसी लेवल का है, ऐसा नहीं कोई तीसरी दुनिया से उठा के दे दिया है पेपर। बस हाँ, अपन एक चीज़ देख रहे हो इस पेपर में, ये देखो इतना बड़ा, बस यही किया है इसमें, लेंदी बनाया है पेपर को बस, और कुछ भी नहीं है पेपर में, वही है सेम जो पैटर्न अपन से करते आ रहे थे। अब ध्यान से देखो अगला क्वेश्चन। 7 पुस्तकें हैं, 7 पुस्तक PQRST UV 7 रखी है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, मैंने इस टाइप के क्वेश्चनों को मैंने क्या बोला था, डायरेक्ट ये पढ़ा करो पहले। नीले आवरण वाले पुराने गेजेटियर कौन से, बस पहले तो मुझे क्या चाहिए, नीला आवरण चाहिए, और पुराना गेजेटियर कौन से, बस आ जाओ इधर। ये देखो RQ2 नीले आवरण नीला है, तो RQ2 के अलावा जो भी होगा वो हट जाएगा, RQ और T, तो ये U वाले ऑप्शन ऑटोमेटिक ही हट गए, ठीक है। पहली बात तो यहाँ हटा दो। फिर पुराने गेजेटियर कौन कौन है, अन्य पुस्तक लाल रंग है, और S और U नई पुस्तक क्या चीज़ पुरानी है, ठीक है। पुराने गेजेटियर PRS विधि रिपोर्टर है, PRS, ठीक है, ध्यान देखना, PRS विधि और शेष गेजेटियर है तो PRS है। अब देखो Q T U और V है, तो ऑटोमेटिक जो R है, R हट जाएगा, आंसर आ गया, कुछ करना ही नहीं पड़ा। यही मेथड अच्छा है, मैं फिर बार बता रहा हूँ, ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है, एकदम उल्टा दिमाग लगाओ, रिवर्स थिंकिंग करना है। मैंने सारे क्वेश्चन ऐसे कराए हैं, इसी अप्रोच से करना, फट से आंसर आता है, फंसोगे भी नहीं, ठीक है। आगे देखो, अब देखो ये क्वेश्चन जो है सीक्वेंस का, पर ध्यान से समझना, इसने कुछ दिया है भाषा, जो 2020 वाले क्वेश्चन में जैसे लैंग्वेज में कुछ दे दिया था कि उसमें जो है प्राइम नंबर का खेल है, तो यहाँ पे पढ़ो पहले, एक अनुक्रम दे दिया, ठीक है, हाँ, गलत पद को सही पद से बदले, कोई ना कहे कि इसमें गलत पद आ गया है, उसको सही पद से बदले, जहाँ विषम पद और सम पद पैटर्न समान पद का अनुसरण करते हैं, मतलब जो सम संख्या है, पद याद रखना, पद संख्या नहीं बोला है, तो याद रखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें लैंग्वेज में कंफ्यूज किया है। तो ये याद रखना, विषम पद का मतलब होता है इनको सीक्वेंस का नंबर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, समझ में आया। अभी बोला जहाँ विषम पद और सम पद समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं, तो बस अब इसमें देखो कहाँ समान पद अनुसरण कर रहे हैं, ठीक, ध्यान से देखो। जैसे विषम पद है 1 और 3, तो इसमें कितना का हो रहा है, +4 का, फिर 3 से 5 में कितना जा रहा है, 6 का जा रहा है, ध्यान से देखते जाओगे, +6, फिर 5 से 7 में होने में, 13 से 7 में गया तो 8 का, ठीक है, 7 से 9 में गया तो देखो कितना का, 10 का, हाँ सही जा रहा है, यहाँ तो सही जा रहा है। 9 से 11 में जो गए तो 31 से 10 12 का, सही है, एकदम सही जा रहा है, ये तो एकदम सही जा रहा है, ठीक है। अब देखो ये मतलब यही पैटर्न है, और ये जो मतलब ओड वाला जो फॉलो कर रहा है, ओड जो पद जो फॉलो कर रहा है, वही सेम जो है इवन वाले भी फॉलो कर रहे हैं, तो बस वही आना चाहिए, तो गलत पद ऑटोमेटिक पहचान लेंगे अपन। यहाँ देखो 2 से लेके 4 तक, यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे यहीं पे पता लग गया कि ये प्लस कितना होना चाहिए, 4 की जगह कितना आना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो 2 की जगह है, 2 की जगह, अब देखो ध्यान देखना, 2 की जगह अगर 0 हो जाए तब भी अपना आंसर आ जाएगा, क्योंकि +4 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, आगे बढ़ते जा रहा क्या है, +6 हाँ सही है, प्लस यहाँ देखो +8 सही है, +10 एकदम सही है, +12 एकदम सही है। इसका मतलब है इन दोनों में गड़बड़ी है। अब ध्यान से देखना, अगर अपन मान लो +4 लाने के लिए यहाँ पे कर देंगे अगर 6, ध्यान से समझना, जो अपन सोच रहे हैं तो 6 कर दे, 6 कर दोगे तो सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो इसको नहीं चेंज करना, इसकी जगह अपन 0 कर दे, 0 कर दे तो ऑटोमेटिक सारा सब कुछ सही हो जाएगा।
तो आंसर आ गया 0। और गलत पद पहचानो, पहले तो पहचान लिया अपने और उसको सही पद से बदलो। सही पद क्या आएगा, जब 0 आएगा तब एकदम सही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, समझ में आया? आ गया सर। ठीक है, आगे मैं सोच ही नहीं पाई थी ऐसे कि ऐसे भी करवाना चाह रहा है। तो यही तो मैंने बोला है, तब भी तो देखो ना, ये लैंग्वेज पढ़ना सीख लो भाई, हिंदी में लिखा है। पद 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 का मतलब क्या होता है? ठीक है, चलो ये तो देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी ध्यान से देखना, कुछ ही नहीं करना। देखो 7 3 10, समझ में आ गया? 10 9, यहाँ पे कितना हो रहा है, 13 हो रहा है। तो मतलब ये तो नहीं बैठ रहा है यहाँ पे पैटर्न। अब अपन और क्या, इधर देखो, 10 में से 7 घटाए तो 3 आ गया, 9 में से 3 घटाए तो 6 आ गया। हाँ, यहाँ से पकड़ में आ गया अपना। तो 13 में से 10 घटाएंगे तो 3 तो आएगा, कन्फर्म है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे बी सी ए है, ए बी सी है, तो इसका मतलब सी है, ए है, तो यहाँ पे जरूर बी आएगा। आगे आंसर 3 भी कहाँ पे आ गया, बहुत ईजी है। समझ में आया? दोनों तरफ से लगा के देखा करो बस। अब आ जाओ इधर, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। देखो सीक्वेंस वाला, अब देखो 2021 में आए ना सीक्वेंस वाले, 2022 में सीक्वेंस वाले आए, और अब क्या 2024 में आएंगे। 23 में सीक्वेंस वाले नहीं दिए उन्होंने। अब देखो ध्यान से देखना, नीचे दो सर्वसम अनुक्रम दिए हैं, ठीक है, दोनों सेम है, दोनों में जो लगा है अनुक्रम 1 और अनुक्रम 2 में दोनों सेम लगा है, तो अनुक्रम सी के स्थान पर क्या प्रविष्टि आएगी? अब ध्यान से देखो, ये देखो 8 से 4 गया, तो यहाँ पे कितना हो रहा है, -4 हो रहा है, फिर +2 हो रहा है, ठीक है, फिर यहाँ पे कितना हो रहा है, +9 हो रहा है, ठीक है। ऐसे तो अपने को समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है, मामला गड़बड़ है, ठीक है। आगे देखो, इससे तो नहीं हो रहा, मतलब ये प्लस वाला तो नहीं लग रहा है इसमें, ठीक है, ध्यान से देखो। अब अगला देखो, 8 को मैं अगर 1/2 से गुणा करूँ तो 4 आ जाता है। 4 को मैं अगर गुणा करूँ किससे, मतलब 4 को गुणा करूँ मैं, 6 आना चाहिए, ध्यान समझो, 6 आना चाहिए। तो x बराबर 6/4, तो ये कितना हो जाएगा, 3/2, 3/2 से गुणा कर रहा हूँ, तो इधर देखो ये 0.5 था, ये 1.5 है, तब गुणा, मतलब इसका मतलब ये इसके मल्टीपल में बढ़ रहा है, समझ में आ गया? तो इसका मतलब 4 को अपन गुणा करेंगे 1.5 से, तो ये ऑटोमेटिक 6 आ जाएगा। अब 6 को गुणा करो 2.5 से, 25 की 150, हाँ एकदम सही जा रहे हैं अपन। अब देखो इसको 15 को गुणा करो 3.5 से, तो देखो 15 75, ठीक है, 15 चौक 60, 15 75, 7 15 15 45, 45 7 कितना हो गया, 52.5, एकदम सही चले गए अपन, ठीक है। अब देखो 52.5 को गुणा करेंगे अपन कितना, 4.5 से, तो यही आ जाएगा। तो अपन सही चलो पकड़ लिए वो, अब ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। अब इतना समझ में आ गया कि ये मल्टीप्लिकेशन जब कर रहे हैं अपन ऐसा जा रहा है, तो वही सेम चीज़ जो अपन यहाँ पे करेंगे, नीचे वाले कॉन्सेप्ट में करेंगे, तो ऑटोमेटिक वो आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो ये तो ऊपर वाला पकड़ लिया अपन, ऊपर वाले में ये पैटर्न लग रहा है, ठीक है। अब नीचे वाले में भी यही सेम लगेगा, ठीक है। अब देखो सी के स्थान पर क्या प्रविष्टि है, ठीक है, सी के स्थान पर क्या वैल्यू आएगी ये पूछ रहा है अपने को, ठीक है। देखो यहाँ पे देखोगे तो ये कितना मान कम आया, इसमें 3 आया, तो इसके तो इनका डिफरेंस जो हमेशा 3 रहेगा, नहीं वो तो नहीं आंसर आएगा, उससे तो नहीं होगा, 6 पर नहीं। रुक जाओ सोचना पड़ेगा। ये अपन सही आइडिया लगा लिए थे, ठीक है। इसके बाद में अगर अपन इसमें भी वही लगाए, 5 × 0.5 करो पहले, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, हाँ 2.5 हो गया। फिर 2.5 को 1.5 से गुणा करो, ठीक है, तो करो 25 5 125, 12, और 25 से कम 25, 12 37, ठीक है। 2 के बाद में छोड़ के लगाओ 3.75, बी का वैल्यू ये आ गया। अब देखो बी का सी का वैल्यू 3.75 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.5 से, तो 25 5 125, 12, 25 की 150, 25 7 175, 175 और 12 कितना हो गया, 185 से 187, ठीक है, तो ये गया 18, 25 75, 75 और 18, 75 18 से 90 93, 3 संख्या छोड़ के 10 में लगा तो आ गया 9.3.75 आ गया आंसर। समझ में आया क्या कि जो इधर लग रहा था ना वही सेम यहाँ पे लगाओ,
ठीक है, वही सेम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मतलब आपको मिलेंगे नहीं ऐसे क्वेश्चन कहीं पे। समझ में आ गया ना? तो पहले ऊपर वाले का आपको पैटर्न फाइंड आउट करने का, वही सेम पैटर्न आपको नीचे वाले में लगाना है। ठीक है, अब इधर आ जाए। ठीक है, ध्यान से देखो, एक व्यक्ति जो है एक्स, अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद करो कल जो वही सेम क्वेश्चन एक्स वाई वाला जो औसत चाल अपन निकाले थे वही वाला है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देखना। एक व्यक्ति एक्स जो है स्थान ए से बी, एक अन्य व्यक्ति वाई से स्थान बी से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करते हैं। याद रखना, अभी चलना प्रारंभ कर रहे हैं एक दूसरे की ओर। दोनों स्थानों के बीच की दूरी 15 किलोमीटर है। ठीक है, ये फिक्स है, ये 15 किलोमीटर है। ठीक है, एक्स जो है 1.5 किलोमीटर की एक समान चाल से चलता है, वाई जो है 1 किलोमीटर पर आवर की एक समान चाल से चलता है। ठीक है, दूसरे घंटे में 1.25 किलोमीटर की एक समान चाल से वाई की स्पीड जो है ना बदलती जा रही है। ठीक है, तीसरे घंटे में ऐसे चल रहा है वो, एक समान चाल से चलता, तो इसी प्रकार आगे भी चलना। तो अब देखो आगे कितना कितना बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है 0.25 बढ़ रहा है, 0.25 बढ़ रहा है, तो यहाँ पे 1.75 आएगा, ऐसे करके बढ़ रहा है वो 2.75 आएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखो अपने को पूछ क्या रहा है, अब अपने को पूछ रहा है वो, ध्यान से देखना। उन दोनों का मिलना 5 घंटे का समय लगेगा। अब ध्यान से देखना, मैं पहला इसका निकाल लेता हूँ कि 1 घंटे में ये कितना चलेगा। तो 15 बटा समय बराबर दूरी बटा चाल, तो ये मैंने 15, तो ये 1.5 आया। ठीक है, 1.5 यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, 15 किलोमीटर पर आवर, तो ये किलोमीटर है, तो किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, पर आवर है, तो ये 1 किलोमीटर में चलेगा 10 किलोमीटर पर आवर ना, 1 घंटे में चलेगा ये 10। ठीक है, और उन दोनों मिलने में 5 घंटे का समय लगेगा, वे ए और बी के स्थानों के बीच में मिलेंगे। ठीक है, रुक जाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रुक जाओ 1 मिनट। मेन तो गड़बड़ी इसने क्या कर दिया ना, जब मतलब वो उसकी चाल बदलती जा रही है, कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, कांस्टेंट नहीं है तो स्वाभाविक सी बात है उसका वैल्यू इंटरचेंज हो रहा है। ठीक है, कोई नहीं। ठीक है, ध्यान से देखना, अपन नॉर्मली क्या करते हैं, जब मान लो कि अगर ये ऐसे नहीं दिया रहता तो अपन क्या करते थे, दोनों डिस्टेंस को कवर करें तो दोनों की स्पीड जो है चाल को जोड़ देते थे। ठीक है, 1.5 और ये कितना था, 1 था, तो ये 2.5 आ जाता था। ठीक है, तो ये 2.5 आ गए थे, 0 इधर आ गया, तो 25 की 150। ठीक है, तो ऐसे 6 आवर्स में, ध्यान समझना, 6 आवर्स में मिल लेते ये लोग, जब ये सेम स्पीड मतलब ये रहती। ठीक है, तो ये 6 आवर्स में मिल जाते, परंतु वो क्या कर रहा है, स्पीड चेंज कर रहा है, और स्पीड चेंज कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर भी बदलेगा। ध्यान से देखना, तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो, तो x जो है एक ध्यान से देखना, 15 किलोमीटर जो है चला, तो वो 1 घंटे में, ध्यान से देखना, a जो है 1 घंटे में कितने में चलेगा, 1.5 किलोमीटर पर आवर है, तो 1.5 किलोमीटर चलेगा। ध्यान देखना, वो 1.5 किलोमीटर चला। ठीक है, इधर जो है ये चलेगा 1 किलोमीटर। ठीक है, तो ऐसे जोड़ना पड़ेगा आपको ना। ठीक है, ऐसे नहीं होगा, तो ये दोनों का पहला कॉम्बिनेशन ये बना ये। ठीक है, फिर ये तो 1.5 किलोमीटर छोड़ दो। ठीक है, फिर ये तो 1.5 ही चलेगा 1 घंटे में, ये जो है ये कितना चलेगा अब 1.25। ठीक है, 1.25, देखो कहाँ जाके दोनों 25 वो हो जाएंगे, मतलब टोटल 15 कर लेंगे तब आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो, तीसरी बार में कितना हुआ, 1.5 हुआ, प्लस ये कितना हो जाएगा, 1.50 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो ये 1.5 रहेगा, ये 1.75 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4, अब आगे देखो पाँचवा, 1.5 प्लस ये कितना चलेगा, 2। ठीक है, अब देखो इतना तो पता है कि दोनों का तो उसी स्पीड चलते हैं, तो 6 से तो कम ही होगा, तो अपन 5 जोड़ के देख लेते हैं एक बार। तो ये देखो ये कितना आ गया, मैं यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ, ये आ गया 2.5। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 1.50 75, 2.75 2.75। ठीक है, आगे देखो ये 1.50 कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, ये 1.5, ये देखो 50 0 5 5 7 12 80 लगी 1, ये 3.25 हो गए। ठीक है, ये देखो ये हो जाएगा 3.50। ठीक है, इनको जोड़ के देखो, अगर ये 15 आ गया तो इसका मतलब दोनों ने इक्वल कवर कर लिया। 5 5 10, 1 6 6 7 13 13 2 15 20। ठीक है, 2 2 2 4 4 2 6 6 3 9 9 3 12 12 15, हाँ
देखो कर लिया इन दोनों ने कवर, आंसर सही है एकदम। 5 घंटे का समय लगा, देखो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, एकदम सही है, एकदम सही ऑप्शन है। आगे देखो, वे दोनों ए तथा बी स्थानों के बीच मिलेंगे, बीच मिलेंगे मतलब ध्यान से समझना, ए इधर से कितना कवर करे, बीच में मिलेंगे तो ये ए कवर करे 7.5 और ये भी 7.5 कवर करे। अब देखते हैं अपन इन्होंने कवर किया है क्या, ध्यान से देखो, ए ने 1.5 चला, 1.5 चला, 1.5 चला, 1.5 चला, 1.5 इंटू 5 गुणा कर लो, 5 25, 2 5 7, हाँ ये तो 7.5 चला है। ये जब 7.5 चला तो वो भी 7.5 चलेगा। देखो ध्यान से देखना, 1 यहाँ पे गया, 2 ये जोड़ लो ऐसे, 3 4 4 2 6 हो गया, 6 हो गया। अब इसको जोड़ो, 25 25 और 50 कितना हो गया, 75 75 और 75 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 150, मतलब 6.50 सॉरी 7.50, क्योंकि 6 तो आ ही गया था। तो यहाँ एकदम सही बात है, दोनों मिड पॉइंट में मिल रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं फिर बता रहा हूँ, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगे, इसीलिए यूपीएससी फॉर्मूले बेस पूछता ही नहीं है। आपको दिमाग से खेलना पड़ेगा कि भाई 1 घंटे में इतना चल रहा है ना, तो दोनों का बस कॉम्बिनेशन बनाते चलो, कुछ भी नहीं करना। समझ में आ गया? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो कहीं पे कोई फॉर्मूला नहीं है, बिना फॉर्मूले क्वेश्चन है ये। अब देखो ये वाला क्वेश्चन याद करो, देखो इस टाइप का क्वेश्चन वो पहले भी पूछता था, पर अब की बार इसने बस, देखो यही होता है यूपीएससी भाई, वो पैटर्न वही है, पर उसको कैसे उस क्वेश्चन को लेंथी बनाया जा सकता है। ठीक है, अब ध्यान देख रहा, कुछ ही नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, ध्यान से होगा। एक विद्यार्थी परीक्षा में 6 प्रश्न पत्रों में बैठता है, ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के अधिकतम अंक एक समान हो, तो मैंने मान लिया 100 100 100 100, ठीक है, तो 600 का हो गया टोटल। प्रश्न पत्र में उसके प्राप्तांक जो है 5 6 7 8 9 10 के अनुपात में, ठीक है भाई, इसी अनुपात में है उसके, ठीक है, ठीक है। आगे देखो, कुल मिलाकर उसने 60% अंक प्राप्त किए, उसे कितने प्रश्न पत्र में अधिकतम अंक 60% से कम प्राप्त हुए। अब ध्यान से देखना, कुल नंबर है तो कुल रेशियो को जोड़ लो, ठीक है, 600, ये कुल रेशियो का जो है मतलब ये देखो, ये टोटल जो आएगा, ठीक है, ये जो 600 है ये टोटल का वैल्यू है, ठीक है, 100% का वैल्यू है, 60% का वैल्यू चाहिए अपने को, तो ऐसे करके देखो 60% आ जाएगा, तो ये 360 नंबर का आ गया। 60% बनाने के लिए उसको 360 नंबर चाहिए, ठीक है, ये तो छोड़ हो गया। और प्रत्येक सब्जेक्ट में 60% नंबर चाहिए, इसको मतलब ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 60 चाहिए उसको, प्रत्येक सब्जेक्ट में 60 चाहिए, ठीक है, ये भी पता लग गया अपने को। अब देखो मेन जो बात है यहाँ पे, ये जो रेशियो में अपने को वैल्यू मिली है, ठीक है, अब देखो ये 100 का 5 बटा, तो ये तो 5 का मान चाहिए, मान लीजिए रेशियो का मान चाहिए 5 का, ठीक है, टोटल कितना होगा, वो जो बचा हुआ शेष रहेगा, नहीं उससे तो नहीं होगा, रुक जाओ, उसको अपन कंफर्म कैसे कर सकते कितना रेशियो का मान है, परंतु एक चीज़ कंफर्म कर सकते हो, देखो ध्यान से देखना, 10 19 19 और 8 कितना हुआ, 19 8 27 27 7 34 34 से 40 40 से 45, ठीक है। अब ये जो नंबर आया, ध्यान समझना, ये 45% जो आया, ध्यान समझना, 45% जो आया है, ये कितने परसेंटेज का मान के बराबर है, नहीं सॉरी 45 जो अंक है, इसको वो लिखो, रुको रुको रुको, ध्यान देखना, देखो ये 45 जो है 60% के बराबर है, क्योंकि बोला ही है कुल मिलाकर 60% अंक प्राप्त किए, तो ये पता लग गया कि 45 जो है 60% के बराबर है, ठीक है। तो एक का कितना आएगा, ये एक अनुपात का मान कितना आएगा, तो 60 बटा 45, तो ये गया 15 5 15 दिए 45, 15 चौके 60, 4 बटा 3 कुछ तो गलत कर रहे हैं अपन, रुक जाओ, दोबारा पढ़ो एक बार क्वेश्चन को, इजी क्वेश्चन है, मैंने एग्जाम में किया था इसको सॉल्व, ठीक है, रुको 1 मिनट। एक विद्यार्थी परीक्षा 6 प्रश्न पत्र में बैठता है, ठीक है, प्रत्येक प्रश्न पत्र अधिकतम एक समान है, मैंने मान लिया 100 है, ठीक है, 600 हो गया, और कुल मिलाकर उसने 60 अंक प्राप्त किया, मतलब उसमें 360 नंबर मिले हैं, ठीक है, हाँ 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 आ गया, वही तो देखिए, बहुत ईजी क्वेश्चन। अब ध्यान से देखो, याद करो प्रॉफिट लॉस कैसे निकालते थे अपन, 360, अब देखो इसका मुझे 5 का मान चाहिए, ध्यान समझना, 5 का मान चाहिए, तो टोटल कितना है, 45 आया था, अब देखो काट लो, 5 नाम 45, 9 चौका 36, 40, ठीक है, तो ये कितना आ गया, इसका तो 40 ही नंबर आए, और ये 60% तो कम है ही, 100 का 60% कितना आता है 60,
तो इससे तो कम है, तो ये तो कम है, तो कम। अब अपने चाहिए कितने कम अंक प्राप्त किए, 1 आ गया। अगला देखो, अब देखो ये देखो, ध्यान समझना। अब यहाँ पे चाहो तो ना ऐसा कर लो ताकि कैलकुलेशन ज़्यादा ना हो, उसका देखो मैं एक तरीका बताता हूँ, तुम ध्यान से देखना। अरे सही हो, चलो आगे बढ़ो। सुनो इधर देखो, ध्यान समझना। जब इस टाइप का देखो टोटल रेशियो है, अब रेशियो ध्यान देखना, इसी को डायरेक्ट काटा करो, 45 से काटो डायरेक्ट, ठीक है। तो 45 सोचो कितना, कितनी बार आएगा, 40 4 नाम 36, 9 8 बार, 8 से गुणा करो, 8 पंजे 40, 4 रुक जाओ पूजा रुक जाओ, ठीक है। तो ये 8 बार आ गया। अब देखो 8 पंजे 40 डायरेक्ट, अब बस इससे 8 से गुणा करते जाओ। ये 40 नंबर आए 100 में से, इसको कितने आएंगे, 8 6 48, इसको कितने आएंगे, 7 8 56, ठीक है। इसके कितने आएंगे, 8 8 64। अब देखो इसको ज़्यादा आने लगे, अपने को पूछ रहा है कितने को 60% से अंक कम मिले, तो देखो इन तीनों को मिले हैं। इसके 40 आए हैं, इसके 48 आए, इसके 56 आए, तो आंसर आ गया 3। समझ में आया? अरे अपन प्रॉफिट लॉस निकालते वही सेम तरीका है इसमें, बस कुछ भी नहीं है, ठीक है। अरे कुछ बोलोगे? ठीक है सर, ठीक है। अभी देखो आगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ। अब देखो इसमें वो भी आगे डाटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चन भी है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, पर ये किधर भाग गया, इधर देखो, देखो वही वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। 120 व्यक्तियों के समूह में 80 भारतीय हैं और शेष विदेशी है। याद करो यही जस्ट पहले भी किए अपन इसी पेपर में। चलो ठीक है, ध्यान देखना। 120 व्यक्तियों का समूह है जिसमें 80 भारतीय है, 80 इंडियन है, 40 क्या हो गए, फॉरेनर हो गए, ठीक है। इसके अतिरिक्त इस समूह में 70 व्यक्ति अंग्रेजी बोल सकते हैं, 70 व्यक्ति इंग्लिश बोल सकते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, अन्य जो है कुछ भी भाषा बोल सकते हैं, 50 जो लोग हैं अदर कोई भी भाषा बोल सकते हैं। ऐसे भारतीयों की संख्या कितनी है जो अंग्रेजी बोल सकते हैं? अब याद करो मैंने इसमें क्या बोला था, मैक्सिमम मिनिमम केस लो। देखो 80 के 80 इंडियन है, मैंने सोचा कि मैक्सिमम सारे के सारे जो है भारतीय जो है अंग्रेजी बोल रहे हैं, तो कितने बोल सकते हैं सारे के सारे, 70। तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, 70 के 70 जो मैंने मान लिया कि अंग्रेजी बोल रहे हैं। मिनिमम कितना हो जाएगा, मिनिमम निकालने के लिए मुझे कितना चाहिए, ध्यान दो, 40 के 40 फॉरेनर अगर इंग्लिश बोल रहे हैं तो बच्चे कितने, 30, तो मिनिमम होगा 30। बस आंसर हो जाओ 20, तो अपन कंफर्म आंसर दे ही नहीं सकते, 20 30, 30 या उससे कम, 9 30 या उससे कम नहीं, उल्टा 30 या उससे अधिक, क्योंकि देखो अपना वेरी इधर कर रहा है। आंसर आ गया डी। बहुत इजी क्वेश्चन है, और याद करो इसी टाइप का क्वेश्चन तो मैं पहले बता दिया था, मैक्सिमम मिनिमम वाला केस आपको समझ में आ गया। अच्छा ये गलती नहीं, अभी सब सेम पैटर्न क्वेश्चन अपन कर चुके हैं पहले, सेम ये पहले भी है सर, सेकंड थर्ड क्वेश्चन, सेकंड थर्ड क्वेश्चन है सेम कॉन्सेप्ट, वो सेम कॉन्सेप्ट ही है वो भी, ठीक है। अभी तो देखो, अब देखो ये थोड़ा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ना इंग्लिश हिंदी में गड़बड़ी दी हुई है इसमें, इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा 36 क्वेश्चन, ध्यान देखना। देखो ये है हिंदी मीडियम में हमेशा 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे आता है, यूपीएससी गलती करता है, अपनी तरफ से गलती देता है। ठीक है, ध्यान से देखो। कंसीडर ऑल 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट का कोई नंबर है विद रिपीटेशन ऑफ डिजिट, और वो रिपीटेशन नहीं हो रहा तो एक्स वाई जेड मान लो ले लिया, या 1 2 3 ले लिया, ठीक है, जो भी है सो ध्यान देखो। ऑब्टेन यूजिंग 3 नॉन जीरो डिजिट विच आर मल्टीपल ऑफ 3, और जो आपने लेना है, जो आप लोगे वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो स्वाभाविक सी बात है 1 2 3 है, अब ये देखो 3 दूना 6 और 1 7, नहीं ये तो नहीं है क्योंकि 7 आ रहा है, क्योंकि 3 का विभाजित होने के लिए क्या चाहिए, 3 से, वो उससे 3 से डिवाइडेड चाहिए, और वो 3 का अंकों का योग आना चाहिए। तो सोचो ऐसे नंबर सोचो, कोई आराम से कोई भी नंबर सोच लो, तो मान लो कितना सोच लो, 7 कहाँ से आ रहा है, 6 बन रहा है ना, 1 2 3 अरे हाँ सॉरी हाँ 3 2 5 1 6, ठीक है, हाँ तो यही हो जाएगा, ठीक है। लेट एस बी देयर सम, ठीक है। अब जितने भी ऐसे नंबर है उनका जो है वो नंबर एस जो है सम है टोटल का, ठीक है। अब जो ध्यान देखना, तो ये इसमें वही सेम तरीका अपनाओ, सो एक्स प्लस यहाँ पे कितना 10 वाई प्लस जेड, ठीक है।
अब इनसे बनने वाली जो संख्या है उनका कॉम्बिनेशन बना लो, कॉम्बिनेशन बनेगा तब क्या बनेगा, याद करो जब मैंने क्या बोला, जैसे एक्स वाई जेड है, अब इसे क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, पहला माने एक्स का मैंने कांस्टेंट रखा तो ये एक्स जेड वाई बन जाएगा, ध्यान समझना यही कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे, है ना। ठीक है, अगला देखो, अगला इसमें बनेगा ये एक्स से तो यही बन गया, वाई को लेके बनाओ तो जेड एक्स, सॉरी जेड, रुको 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 ध्यान से देखना, इधर दोनों साथ ही अपन काम करते जाते हैं, दोनों को साथ में बनाते हैं पैरेलल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान देखना। और यही से सेम कॉन्सेप्ट पे 2022 में भी आया था, ध्यान से देखो। मान लो मैंने लिया एक्स वाई जेड का ले लिया, ठीक है, अब इनसे एक तो ये केस बना तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे 100x प्लस 10y प्लस जेड, ठीक है। अब आगे देखो एक्स जेड वाई, तो इसको लिखो 100x प्लस 10z प्लस वाई। आगे देखो एक्स से मिलके यही बनेगा, वाई को मैं स्टार्ट में ले रहा हूँ एक्स जेड, तो 100y प्लस 10x प्लस जेड, फिर देखो y से ये जेड एक्स भी बन जाएगा, तो ये देखो 100y प्लस 10z प्लस x, ठीक है। आगे देखो z से शुरू करो, जेड एक्स वाई, तो 100z प्लस 10x प्लस वाई। आगे देखो जेड वाई एक्स, इसके अलावा कोई केस नहीं आएगा, ठीक है। 100z प्लस 10y प्लस एक्स। अब देखो इनको जोड़ो, इनको जब जोड़ोगे आप ध्यान से देखना, देखो एक्स इसको जोड़ो, इसको 100, फिर इधर देखो कितना आ गया 200, 210, ठीक है, 210, 211, ठीक है, 211, 221, ये 222, तो सब सारे 222 ही आएंगे, और ये आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। तो ये जो है एस है। अब ध्यान देखना, ये क्या कंडीशन दे दिया इसमें, जो ये एक्स वाई जेड है ये 3 के मल्टीपल है, तो इनका सबाइस बात है, इनका योग जो होगा वो किससे डिवाइडेड होगा, 3 से डिवाइडेड होगा, तो मतलब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर ये हमेशा 3 से डिविजिबल होगा। तो एक्स वाई जेड का वैल्यू ऑटोमेटिक 1 2 3 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो कोई नहीं, अपन आगे देखते हैं वो आगे क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। एस इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 74। अब देखो ध्यान से देखना, मान लो मैं 74 लिया यहाँ पे, अभी इसको देखते हैं क्या ये 74 से कैंसिल आउट हो रहा है, 74 इंटू अगर मैं मान लो कितना करूँ 7 14 7 21, हाँ 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 चौक 12 7 21, हाँ देखो डायरेक्ट डिविजिबल हो गया, तो हाँ एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। आगे देखो एस इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 9, 9 से डिवीजन है। अब देखो ध्यान से देखना, 9 मैंने लिया, अब देखो ध्यान से देखना, ये 9 देखो जब 9 से होने के लिए क्या चाहिए, एक तो इसका कंडीशन ये लगता है 9 से होने के लिए ये इनका अंकों का योग 9 होना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से देखो 9 का इसमें जाएगा, इसमें तो 2 2 4 6 है, तो इसमें तो 9 9 18 4 नहीं जाएगा, ठीक है। परंतु अब x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू अगर अपन ले ले 3, मतलब 1 2 3 लेके देखो रखो यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ रखोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो 2 इंटू 2 इंटू यहाँ पे कितना 1 2 3 रखोगे तो 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे ये है 9, ठीक है। तो इस कंडीशन में तो देखो 3 दूना 6 और 3 तिया 9, ठीक है। और ये देखो 3 7 21, 3 7 21 3 12, देखो कैंसिल आउट हो गया सारा का सारा, दोनों का दोनों कंडीशन सही है, सी आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये चीज़ याद रखना, इसे टफ क्वेश्चन नहीं था, ये सबसे टफ क्वेश्चन था इसमें, पर पैटर्न से करोगे सही तरीके से करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आ जाओ अब अगला क्वेश्चन, आ जाओ। 2 कक्षा ए और बी में क्रमशः 25 और 30 विद्यार्थी है, ध्यान से करना, बस जो वैल्यू दिया रहता है वो उसको लिख लिया करो फटाफट से, ठीक है। कक्षा ए में अधिकतम प्राप्तांक 21 है, मैक्सिमम जो है 21 है, और न्यूनतम जो है 17 है, मिनिमम है 17 है। कक्षा बी में अधिकतम प्राप्तांक 30 है, मैक्सिमम है ये, मिनिमम कितना है 22 है, ध्यान से समझना। कक्षा ए से 4 विद्यार्थी कक्षा बी में स्थानांतरित किए जाते हैं, तो क्या होगा, क्या पॉसिबिलिटी होगी, ध्यान से समझना। अब देखो इसका जो मिनिमम है, इसका जो मिनिमम है इसके मैक्सिमम से भी ज़्यादा है। अब तुम चाहे इसमें किसी भी बच्चे को ले लो, इधर जब किसी भी बच्चे को लोगे तो स्वाभाविक सी बात है इसका जो है एवरेज कम ही होगा, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कमज़ोर विद्यार्थी इधर आ रहा है, इनके कंपेरिजन में कमज़ोर विद्यार्थी है ना, जब कमज़ोर विद्यार्थी और इधर आ जाएंगे तो क्या होगा, इसका घटेगा। तो कक्षा बी का औसत प्राप्तांक निश्चित रूप से घटेगा, ये चीज़ याद रख लो,
क्योंकि इसका मिनिमम जो है वो इसके मैक्सिमम से भी ज़्यादा है, तो समाजवादी यहाँ से कमज़ोर विद्यार्थी आएंगे ना, निश्चित रूप से घटेगा, ये तो 100%। आगे देखो, तो पहला ऑप्शन सही है, 2 ऑप्शन कट गए। कक्षा ए का औसत प्राप्त निश्चित रूप से बढ़ेगा। अब देखो इसके बारे में अपन कुछ भी नहीं बोल सकते, कैसे, ध्यान से देखना। जब मान लो मैं इसके जो मैक्सिमम जो थे 21 थे, उन्हीं बच्चों को मैं सारों को भेज दिया, तो ऑटोमेटिक इसका तो एवरेज कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। आज जब मान लो कि मैं मिनिमम बच्चों को भेज दिया, इसके सबसे कम वाले विद्यार्थी जो सबसे कमज़ोर विद्यार्थी थे वो 4 बच्चे में भेज दिया, तो इसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अपन कुछ भी इसके बारे में कंफर्म नहीं बोल सकते। और मैंने क्या बोला, इस टाइप क्वेश्चन में 100% देखा करो। यहाँ पे क्या हो रहा है, 50-50 हो रहा है, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, तो ये केस नहीं आएगा, आंसर ए। समझ में आ गया। देखो मैं फिर बार होता है, यूपीएससी इन्हीं के साथ खेल रहा है, मैक्सिमम मिनिमम केस के साथ ही। समझ में आया, आगे बढ़े। बना लिया था ना कि ना वो क्वेश्चन, नहीं बनाते सर। आप समझ में आ गया सर, ये वाले पेपर में ना काफी सारे बना तो लिए थे, पर इधर उधर हो गए आंसर, गलत ज्यादा निकले। क्यों है, गलत तो होने नहीं चाहिए। अब देखो सुनो, छोड़ो, डाटा सफिशिएंसी को समझो अच्छे तरीके से, ठीक है। ये दोनों तीनों क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, देखो ध्यान से देखना। 40 विद्यार्थी कक्षा में शीर्ष स्थान से सीमा का कौन सा स्थान है, आपको इसका आंसर देना यस और नो में बस। क्या आप इसे पता कर सकते हो, कितने स्टेटमेंट से पता कर सकते हो, क्या नहीं। 40 विद्यार्थी की कक्षा में, इसका मतलब टोटली बच्चों की पता चल गया। अब ध्यान से देखना, पीरिया जो है सीमा से 4 स्थान नीचे है, ठीक है। पीरिया जो है सीमा से 4 स्थान नीचे है, तो 1 2 3, ठीक है, 4 स्थान नीचे है। सीमा से 4 स्थान, तो मतलब यहाँ पे होगी पीरिया। देखो से बोला, से तो से में मतलब सीमा को इंक्लूड करेंगे, 1 2 3 4 ये दे दिया। और सबसे निचले स्थान से 31वें स्थान पर कौन, पीरिया, याद रखना। तो ये 31वें स्थान पर है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे इसके पीछे कितने हुए, 30, तो ये खुद हो गई 31। तो सीमा के स्थान ही तो चाहिए मुझे, शीर्ष स्थान से सीमा के स्थान कौन सा है पता लग जाएगा आराम से। देखो ध्यान से देखना, 30 है तो ऑटोमेटिक टोटल बच्चे कितने हैं, 40। तो इसका मतलब है ये टोटल कितने बच्चे रहे, ये 10 बच्चे रहे। 10 बच्चों में से ये एक इसका हो गया, ठीक है। ध्यान से समझना एक एक चीज़। तो अब इतने इधर कितने बचे, 9 में से 3 बच्चे ये हो गए, तो ऑटोमेटिक ये कितने बचे, 6। तो 6 में से सीमा का कौन सा स्थान है, 6ठा। तो पता लग रहा ना, तो पहला स्टेटमेंट पर्याप्त है, ठीक है। ये तो है, अपन याद रखना, केवल कथन 1 पर्याप्त है, गलत। कथन 2 पर्याप्त है, केवल कथन 2 पर्याप्त नहीं है, ये तो ऑटोमेटिक आ गया। अब देखो अपने को आंसर कहाँ पहुँचना है। प्रश्न का उत्तर देने के लिए या तो केवल 1 कथन या केवल 2 कथन, प्रश्न का उत्तर देने के लिए 1 और दोनों का आंसर ध्यान देखना। तो यहाँ पे तो इंडिविजुअली ही अकेला आंसर देने के लिए पर्याप्त है, तो आंसर ये आएगा, ये तो आएगा नहीं। इंडिविजुअली दे रहा अकेला, अब ये भी चेक कर लो कि ये भी दे रहा है क्या। ईना का सीमा से 2 स्थान ऊपर है, ईना जो है सीमा से 2 स्थान ऊपर है, सीमा से, ठीक है। सीमा यहाँ पे है, तो इसे 2 स्थान ऊपर है ईना, तो ईना यहाँ पे है, ठीक है। और सबसे निचले स्थान से 37वें स्थान पर है ईना। जो ईना के बारे में बात कर रहे हैं, ईना सीमा से 2 स्थान ऊपर है, और मतलब ईना के बारे में बात कर रहा है, सबसे निचले स्थान से 37वें स्थान पर है, तो ये 37वें स्थान पर है, ध्यान से समझना। तो ये जब 37 स्थान पर है, तो इसका मतलब इससे नीचे कितने लोग हो गए, 36। इससे ऊपर कितने रहेंगे, 3 लोग। अब देखो किसकी रैंक पूछ रहा है आपने, सीमा की, 3 4 5 6, देखो इसका भी रैंक 6 आ गया, तो बस आ गया आंसर। इसका मतलब मैं 1 से भी आंसर दे सकता हूँ, 2 से भी दे सकता हूँ। तो अपने को ऐसा ऑप्शन देखना जहाँ दोनों की बात करो। प्रश्न का उत्तर देने के लिए या तो केवल कथन 1 या मतलब 1 भी दे सकता है, या केवल 2 कथन पर्याप्त है, एकदम सही बात। समझ में आया, ठीक है। पहली बात तो है ना, ये निकालने की जरूरत होती ही नहीं है, मतलब निकाल के भी बता रहा हूँ, पर ये निकालने की जरूरत है ही नहीं। बस वहाँ ये देखना कि ये मुझे आराम से दे सकता है नहीं दे सकता, मन में सोच लेना, फट से बन जाएगा आंसर। निकालने का अपने को ना उत्तर निकालने की जरूरत नहीं होती है, तो वहाँ टाइम खराब मत करना, ठीक है। अब ये देखो ABCD में सबसे अधिक भारी कौन है, अब ध्यान से समझना। अब मैं देखो इसको मैं डायरेक्ट मेथड से कराऊंगा, 1 सेकंड में आंसर आएगा। मैं तो फालतू में वो करवा रहा था, देखो ध्यान देखना। सबसे अधिक भारी है, तो मुझे भाई सबके बारे में जानकारी होनी चाहिए। देखो ADC, इसमें 2 के बारे में कुछ जानकारी नहीं दे रहा, तो मैं कैसे बता सकता हूँ, काट दो, ठीक है। ADBEF में से प्रत्येक से अधिक भारी है, उनमें से कौन सा। अब देखो हाँ, इसमें से मुझे पता लग रहा है कि 5 के बारे में तो पहला तो हो सकता है, पर यह सब देखते हैं ध्यान से। A और D में से
प्रत्येक जो ए जो है बी ई एफ में से प्रत्येक से अधिक भारी है। तो मतलब ए जो है बी ई एफ से अधिक भारी है और जो डी है बी ई एफ से भारी है, किंतु उनमें से कोई भी सबसे अधिक भारी नहीं है। ए और डी में से प्रत्येक जो है बी ई और एफ में प्रत्येक से अधिक भारी है। प्रत्येक से, देखो ध्यान देखो, मतलब इसका मतलब है ए जो है बी से भी बड़ा है, ए जो है ई से भी बड़ा है और ए जो है एफ से भी बड़ा है। ठीक है, अब आगे देखो, आगे ये पहले एक कंडीशन ये बन गया। ठीक है, आगे देखो, अगला केस बन रहा है इसमें। ठीक है, आगे क्या बोला है, इससे तो ये पता लग गया, इससे तो कोई पता नहीं लगा, जब तक ए और डी के बीच में संबंध नहीं देगा तो अपन नहीं निकाल सकते। तो ये भी गया, किंतु उनमें से कोई भी सबसे अधिक भारी नहीं है, किंतु उनमें से किन में से, ए और डी में से प्रत्येक बी ई एफ में, बी ई और एफ में प्रत्येक से अधिक भारी है, बी ई और एफ में प्रत्येक से अधिक भारी है, किंतु उनमें से कोई भी सबसे अधिक भारी नहीं है, कि मतलब ए और डी जो है सबसे अधिक भारी नहीं है। ठीक है, अब आगे देखो, ए जो है डी से अधिक भारी है, ए जो है डी से अधिक भारी है, किंतु सी से हल्का है, सी से हल्का। अरे हाँ देखो, यहाँ पे सी तो दिया ही नहीं था, काय फालतू में पच रहे थे अपन तो मतलब ये 1 और 2 तो ऐसे कट जाते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, कोई नहीं। अब देखो, ये मैंने स्टेटमेंट यूज किया, ए और डी जो है सी से हल्के है, और ये जो है तीनों के ए और डी जो है बी ई एफ से बड़े हैं, बी ई एफ से बड़े हैं। तो अब देखो ध्यान से समझना, दोनों स्टेटमेंट मिला के जरूर आंसर देने के लिए पर्याप्त है। प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन 1 और कथन 2 दोनों की आवश्यकता है। याद करो, यूपीएससी ने इसके 2 आंसर दिए, एक तो ये भी दिया है, देखो यहाँ से पता लग रहा है। ठीक है, दूसरी बात, यूपीएससी ने इसका आंसर ये भी दिया है। प्रश्न का उत्तर देने के लिए ना तो केवल कथन 1 नहीं केवल कथन 2 पर्याप्त है। ये एकदम सही है, देखो ना, अब ध्यान से समझना। अब आप लोग सोच रहे हैं 2 आंसर क्यों आए, तो समझ में आए 2 आंसर का क्यों लॉजिक है, नहीं ना? अरे इसमें से पहले वाले ऑप्शन में सी नहीं दिया है। ठीक है, और वो ए से अधिक भारी है। सी के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं दी है, किसी इनसे इन बी ई एफ में भी तो डिफरेंस हो सकता है सी के साथ तो। अरे तुम समझे नहीं, ये दोनों स्टेटमेंट एक ही बात कह रहा है, सोचो कैसे। तो पहले ये तो कट ही गया क्योंकि सारी बात कर रहा था। ध्यान से देखो, प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन 1 और कथन 2 दोनों की आवश्यकता है, तभी आप आंसर दे सकते हो। ये एकदम सही बात है। आगे देखो, इसको पढ़ो, प्रश्न का उत्तर देने के लिए ना तो केवल कथन 1 सही बात है, ना अकेला ना तो पर्याप्त ये है, नहीं अकेला ये है, तो ये भी बात सही है। दोनों को मिला के आंसर दो। उन्होंने क्या कर दिया ना, ऑप्शन ही गलत बना दिया उन्होंने इसलिए दोनों आंसर आ गए। समझ में आया? तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का। ठीक है, देखो अब देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अब की बार भी आया था, 2023 में भी आया, 2022 में भी आया, हर साल आ रहा है इस टाइप का क्वेश्चन, याद रखना ये चीज़। ठीक है, देखो ध्यान से देखना। अंग्रेजी वर्णमाला में प्रारंभिक 4 अक्षर विपरीत क्रम में लिखे जाते हैं। अक्षर विपरीत क्रम में लिखे जाते हैं। प्रारंभिक 4 अक्षर, जैसे मान लो ए बी सी डी है, तो इसको विपरीत क्रम में लिख दो, डी सी बी ए। ठीक है, और अगले 4 अक्षर विपरीत क्रम में लिखे जाते हैं। प्रारंभिक 4 अक्षर विपरीत क्रम में लिखे जाते हैं और अगले 4 अक्षर विपरीत क्रम में लिखे जाते हैं, और आगे भी उसी तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो बदलते जाओ। अब देखो यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ना, मैं फिर बार बता रहा हूँ, घबराना मत इन क्वेश्चनों को लेकर, आराम से देखो, पढ़ोगे आराम से बन जाते हैं। तो देखो पहले बना लो ए बी सी डी, 4-4 के स्लॉट में बनाते जाओ, ई एफ जी एच, फिर 4 स्लॉट बनाओ, आई जे के एल, फिर 4 का स्लॉट बनाओ, एम एन ओ पी, फिर 4 का स्लॉट बनाओ, क्यू आर एस टी, फिर 4 का स्लॉट बनाओ, यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई जेड। ठीक है, अब ध्यान देखना, अग्नि वर्णमाला 4, अब इनको विपरीत क्रम में लिखते जाओ, डी सी बी ए, एच जी एफ ई, एल के जे आई, पी ओ एन एम, टी एस आर क्यू, एक्स डब्ल्यू वी यू। ठीक है, फिर बोला आगे इसी तरह लिखा जाए तो, और अंत में वाई को जेड से बदल दिया जाता है, तो यहाँ पे जेड आ जाएगा, ये वाई आ जाएगा। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, तो 13वें अक्षर के दाई ओर से, 13वें जो अक्षर है, ठीक है, दाई ओर से चौथा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो 13वें अक्षर का, तो 4 4 8 12 13, 13वें अक्षर के दाई ओर से, दाई ओर देखो, ये लेफ्ट होगा ये राइट होगा,
दाई ओर से चौथा अक्षर, दाई ओर से मतलब इधर 1 2 3 3 4 आ गया आंसर। मैं फिर बता रहा हूँ, आराम से करना, कुछ ही गलती नहीं होगी। पर उल्टा सुल्टा दिमाग लगाने बैठोगे, जल्दीबाजी आंसर निकालोगे, कुछ ही नहीं, आराम से करो। कितनी देर लगी? 1 मिनट भी नहीं लगा। समझ में आ गया? इसमें सर ये थोड़े से इजी क्वेश्चन है ना, उतने ही है कि जितने में बस पास हुआ जा सकता है। तो भाई तो पास ही तो होना है, टॉप नहीं करना है ना। टॉप करना है क्या? नहीं, टॉप नहीं करना, पर दिमाग इतना क्लियरली नहीं चलता ना एग्जाम में। चलाना पड़ेगा ना। ढूंढ ढूंढ के निकालो क्वेश्चन। वही तो तरीका है यूपीएससी पास करने का।